क्रिएटिन में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है जिसको कि हम लोग बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये सब लेस कॉमन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, लेस कॉमन, जो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म नहीं निकालता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूप्रिक एसिड का, कि ह्यूप्रिक एसिड किस किस से कंबाइन करके बनता है, कौन सा एमिनो एसिड यूज होता है ह्यूप्रिक एसिड बनाने के लिए। तो ह्यूप्रिक एसिड बनाने के लिए ग्लाइसिन यूज होता है और एसिड में बेंजोइक एसिड यूज होता है, दोनों कंबाइन करके बनाता है ह्यूप्रिक एसिड। और बेंजोइक एसिड को मैमल एक्सक्रीट आउट करने के लिए ह्यूप्रिक एसिड में तब्दील करता है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं हम लोग यूरिया साइकिल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, हेडिंग्स हम लोग का हो जाएगा यूरिया साइकिल। एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यूरिया साइकिल बेहतरीन तरीके से समझा दें। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे लिए चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन फिर भी मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता हूं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको ये बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाए। फिर हम लोग जब क्लास में मिलेंगे तो हम लोग तो 12 का सिलेबस चालू हो जाएगा, और उसके बाद यदि बीच में मौका मिलता है तो हम इसको और थोड़ा सा आपके पूछ करके मजबूत करें। समझा तो हम अभी आपको देंगे ही, लेकिन जब ऑफलाइन में हम लोग आएंगे तो इसको आपको और मजबूत कर दिया जाएगा। वहां पे बहुत सारे तरीके हैं, उस तरीके से आपको क्लियर कर दिया जाएगा। यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी बोला जाता है। ऑर्निथिन साइकिल, नेथिन साइकिल, या आप बोल सकते हो सिट्रुलिन साइकिल, या आप बोल सकते हो हेंसलेट क्रैब साइकिल। हेंसलेट क्रैब साइकिल नहीं, फिर क्रैब साइकिल प्लांट फिजियोलॉजी का हो जाएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा। क्रैब साइकिल प्लांट फिजियोलॉजी से हो जाएगा। हेंसलेट क्रैब एक साइंटिस्ट था जिन्होंने यूरिया साइकिल किया। यदि हेंसलेट क्रैब साइकिल यदि कोई बोल रहा है तो इसका मतलब वो यूरिया साइकिल का बात बोला। और ये सब प्रोडक्ट के नाम पे है। यूरिया इज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है, और मीथिन प्रोडक्ट बनता है यूरिया साइकिल के अंदर में, और सिट्रुलिन भी क्या होता है कि वो भी प्रोडक्ट बनता है यूरिया साइकिल के अंदर में। सबसे पहले इसका नाम साइकिल बोला गया, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कहीं भी आपको यदि साइकिल बोलता है तो जो चीजें जहां से स्टार्ट होती है वहीं जाकर के उसको पहुंचना पड़ता है। हाँ, बीच में कुछ चीजें आपके बाई प्रोडक्ट के रूप में यदि कोई चीजें बाहर निकल रही है तो वो जो चीजें बाहर उससे निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट यानी आपको यदि कहीं साइकिल बोल रहा है तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे यदि ये ए है तो ये ए आपका क्या हो रहा है कि कंज्यूम नहीं होगा, ए खत्म नहीं होगा। यदि ये ए है, ये बी में कन्वर्ट किया, बी सी में कन्वर्ट किया, और देन सी ए में कन्वर्ट किया, तो मतलब यदि ये एक मॉलिक्यूल ए था तो अल्टीमेटली ये साइकिल चलने के बाद भी एक मॉलिक्यूल ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका कभी भी यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ये कंज्यूम्ड नहीं होगा। इसलिए कि साइकिल कभी भी आप बायोलॉजी में कोई भी साइकिल आप यदि चलाओगे तो बड़ा बेसिक से मैं क्लियर कर रहा हूं, तो आप थोड़ा ये ध्यान रखोगे कि उस साइकिल में जो आपका रिएक्टेंट लिया जाएगा, स्टार्टर्स लिया जाएगा, वो आपका कंज्यूम्ड नहीं होगा। यदि हम एक मॉलिक्यूल ए लिए हैं तो मेरा ये साइकिल के फिनिश होने के बाद एक मॉलिक्यूल ए मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो फिर ये साइकिल चलेगा कैसे? तो इधर से क्या होगा ना कि कुछ इनपुट इसको डाले जाएंगे। क्या डाले जाएंगे? इनपुट। ये जो आप इनपुट डालोगे ना, ये जो आप इनपुट डालोगे ना, वही इनपुट का मॉलिक्यूल का जो एटम होगा, इस जो इनपुट आप इसके अंदर डालोगे, वही इनपुट के मॉलिक्यूल के जितने भी एटम होंगे, सारे एटम यहां पे कोई प्रोडक्ट बना करके बाहर निकल जाएगा। तो पहले क्या होगा, वो इनपुट इसके साथ कंबाइन करेगा, लेकिन स्टेप बाय जब रिएक्शन चलता रहेगा तो बाई प्रोडक्ट बाहर निकलता रहेगा, और उस बाई प्रोडक्ट में जो एटम होगा वो इनपुट वाला ही एटम होगा, और लास्ट में जो एटम बचेगा वो ए का टोटल एटम जैसा था वैसे ही बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो साइकिल जब भी आप कभी चलाते हो तो जिस चीज से आपका स्टार्ट हुआ है, लास्ट में जब आप वो साइकिल खत्म हो जाएगा तो आप वहीं पे पहुंच जाइएगा। और इस साइकिल का स्टार्टर होता है कुछ, तो जो स्टार्टर आप डालोगे उसको इनपुट बोल दिए। ये इनपुट जब डालोगे तो जब ये रिएक्शन साइकिल जब खत्म होने लगेगा, फिर अपने जिस जगह पे था उस जगह पे पहुंचने लगेगा, तो ये इनपुट के जितने भी एटम होंगे वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल बना करके बाहर निकल जाएगा। इसलिए कि इसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो सबसे पहली बात, आपने यूरिया साइकिल बोला है तो इसका मतलब यहाँ पे साइकिल चल रहा होगा।
यानी एक साइकिल चल रहा होगा और उसी में यूरिया क्या बनता है कि बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। क्लियर हो गया। उसी में ऑर्निथिन जो है वो भी प्रोडक्ट होता है, तो वो भी साइक्लिक मैनर पे होता है, इसके क्या ऑर्निथिन साइकिल भी बोल देते हैं। सिट्रुलिन भी इसमें प्रोडक्ट के रूप में होता है, इसके सिट्रुलिन साइकिल बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप साइकिल को चला रहे हो तो वो साइकिल आपका खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ यूरिया साइकिल आप इसलिए बोलो क्योंकि यूरिया बन रहा है, बाय प्रोडक्ट के रूप में यूरिया बन रहा है, तो ये यूरिया तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ये इस साइकिल में यूज नहीं होगा। लेकिन यूरिया साइकिल इसलिए बोले क्योंकि ये साइकिल के चलने से यूरिया बन रहा है। बात समझ में आ गया? इस साइकिल के चलने से यूरिया बन रहा है, इससे क्या आप इसका नाम दिए यूरिया साइकिल। लेकिन फिर ये कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि ये साइकिल का प्रोडक्ट है। ऑर्निथिन जो है इस साइकिल के अंदर आएगा, हम अब ये बनाएंगे तो वो क्लियर कर देंगे। सिट्रुलिन कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि सिट्रुलिन इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो यानी इसका मतलब हो गया कि ये कन्वर्ट करेगा एक दूसरे में। क्लियर हो गया? और जो भी चीजें साइकिल से बाहर निकलेगा उसको कौन सा प्रोडक्ट लेंगे? बाय प्रोडक्ट। और जो चीज इन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे। कोई डाउट नहीं? तो पहले ये क्लियर कर दिया कि साइकिल का क्या मतलब होता है। कोई डाउट नहीं है? आइए अब हम लोग करते हैं यूरिया साइकिल, जिसको आप ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? सिट्रुलिन साइकिल भी बोलते हो, और जिसको आप हैंसलेट-क्राफ्ट साइकिल भी आप बोलते हो। हैंसलेट-क्राफ्ट साइकिल भी आप उसको बोलते हो। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरिया साइकिल कहां चलता है? तो यूरिया साइकिल लीवर में चलता है। क्लियर हो गया? तो यूरिया साइकिल का ही दूसरा नाम ऑर्निथिन साइकिल, उसका और दूसरा नाम सिट्रुलिन साइकिल, साइंटिस्ट के नाम पे हैंसलेट-क्राफ्ट साइकिल। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसमें हम लोग बात करेंगे। ये जो यूरिया साइकिल चलता है तो ये यूरिया साइकिल का साइट क्या होगा, किस जगह पे चलेगा? तो साइट इसका होगा हेपेटोसाइट। साइट मतलब सेल हो गया, हेपेटो मतलब लीवर हो गया, यानी लीवर के सेल में चल रहा है। इस वाला बोल सकते हो लीवर में चल रहा है। हेपेटोसाइट सेल मिलेगा कहां? तो लीवर में मिलेगा। कहां मिलेगा? तो लीवर में मिलेगा। तो ये आप बोल सकते हो कि ये जो आपका यूरिया साइकिल चलेगा उसका साइट होगा हेपेटोसाइट। हेपेटो मतलब हो गया लीवर और साइट का मतलब हो गया सेल। तो कौन सा सेल? किसका सेल? तो लीवर का सेल। तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि लीवर में ही यूरिया साइकिल चल रहा है, या आप बोल सकते हो कि लीवर में ही ऑर्निथिन साइकिल चल रहा है, या आप बोल सकते हो कि लीवर में ही सिट्रुलिन साइकिल चल रहा है। कोई डाउट इसमें नहीं है? कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर, धीरे धीरे चल रहा है। फाउंडेशन बच्चे हो, टारगेट बच्चे भी देखोगे वीडियो को, बड़ा क्लियर वीडियो बनाया जा रहा है ऑनलाइन के लिए। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर कीजिए, साफ कीजिएगा। अब लीवर में चलेगा। क्लियर हो गया? लीवर के सेल में आपका यूरिया साइकिल चलता है और उस सेल का एक ऑर्गेनेली यूज होता है। यूरिया साइकिल के लिए कौन सा ऑर्गेनेली की जरूरत पड़ेगी? ऑर्गेनेली यानी आपके सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है, तो कौन सा ऑर्गेनेली की जरूरत पड़ेगी? तो उसमें जरूरत पड़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया का। यानी ये यूरिया बनाने के लिए हेपेटोसाइट का ऑर्गेनेली चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया? तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि कौन सा ऑर्गेनेली यूरिया साइकिल के लिए इन्वॉल्व होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कहां का? कौन सेल का माइटोकॉन्ड्रिया? तो लीवर के सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। बोले यूरिया साइकिल किस ग्लैंड में चलता है? तो लीवर में चलता है। लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी, कोई डाउट नहीं है। और बोलते भी है कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। वो क्या करता है? जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है उसको कन्वर्ट करके लेस पॉइजनस या नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट करके उसको बॉडी से बाहर स्किट आउट करता है। क्लियर हो गया? तो यहां पे आपके पास में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है कि यदि आप यूरिया साइकिल चला रहे हो तो उसके लिए हमको जगह होना चाहिए हेपेटोसाइट सेल, और हेपेटोसाइट जो है वो लीवर के सेल को बोलते हैं, क्योंकि हेपेटो मतलब हो जाता है लीवर और साइट मतलब होता है सेल। तो लीवर के सेल में चलेगा प्लस हेपेटोसाइट सेल में चलेगा। लेकिन इस यूरिया साइकिल के लिए जो ऑर्गेनेली की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलेगा? तो लीवर के सेल में मिलेगा, क्योंकि यूरिया साइकिल लीवर के सेल में चल रहा है, यानी हेपेटोसाइट सेल में चल रहा है, हेपेटोसाइट सेल में मिलेगा। कोई डाउट नहीं है? क्लियर एकदम। आइए पहले बेसिक क्लियर कर रहा हूं। फिर ये यूरिया साइकिल में जो यूरिया है, ये जो आपका यूरिया है, ये यूरिया बनाने के लिए लीवर क्या करेगा? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा। वही साइक्लिक मैनर में यहाँ पे साइकिल चलेगा, इस साइकिल के मैनर में इसको कन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ पे इनपुट लेगा ये
ये यहां से इनपुट इसका लेगा और आउटपुट के रूप में इस साइकिल की मदद से यूरिया में तब्दील कर देगा। नहीं समझ में आया? कौन सा समझ में आया? यानी आपका क्या होगा, ये जो यूरिया साइकिल होगा, इस यूरिया साइकिल का ये इधर वाला हो गया, एरो अंदर है तो इनपुट हो गया, तो इनपुट के रूप में वो यूज करेगा, इनपुट के रूप में वो यूज करेगा क्या, तो CO2 और अमोनिया, और उसको आउटपुट के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकाल देगा, तो यूरिया बाय प्रोडक्ट के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में यूरिया बाहर निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में। क्लियर हो गया? तो हम धीरे धीरे करेंगे। यूरिया साइकिल का साइट हेपेटोसाइट, हेपेटो वर्ड किसके लिए आया, लीवर के लिए आया, ये आपका लीवर लिखा हुआ है, और साइट मतलब क्या होगा, सेल, तो इसको मतलब हेपेटोसाइट सेल प्रेजेंट कहां है, तो लीवर के सेल में प्रेजेंट है, लीवर में प्रेजेंट है, लीवर के सेल को ही हेपेटोसाइट सेल बोलते हैं। प्लस बोलेगा कि यूरिया साइकिल के लिए कौन सा ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, कहां का माइटोकॉन्ड्रिया, तो हेपेटोसाइट का माइटोकॉन्ड्रिया, डाउट नहीं है। प्लस दूसरी बात में आइए, यूरिया साइकिल में जो ये यूरिया बनता है, तो लीवर कैसे यूरिया बनाता है, तो उसके लिए वो पहले यूज करता है, लीवर यूरिया साइकिल चलाता है, यूरिया साइकिल। इस यूरिया साइकिल का इनपुट होता है CO2 और अमोनिया, और यूरिया साइकिल की मदद से उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, यूरिया में, जो यूरिया की बाय प्रोडक्ट के रूप में है। अब यहां पे देखिए, दो वेस्ट मटेरियल आपके पास है, एक वेस्ट मटेरियल है CO2, ये भी वेस्ट मटेरियल है, और एक वेस्ट मटेरियल आपका है NH3। और आपको पता था ना कि अमोनिया मोर टॉक्सिक है। तीन सबसे कॉमन आपको बताया था नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, जिसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया था और सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड था। अब यहां पे देखिए लीवर कितना बड़ा काम कर दिया, ये जो लीवर के सेल थे, हेपेटोसाइट सेल था, जिसमें कि लीवर में यूरिया साइकिल चल रहा था, ये कितना बड़ा काम कर दिया कि यहां पे मोर टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में तब्दील कर दिया। मोर टॉक्सिक जो अमोनिया था उसको लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, ताकि आपके बॉडी के सेल से वो अमोनिया यदि पास करता तो आपके बॉडी के सेल को डैमेज कर सकता था, या अमोनिया का कंसंट्रेशन आपके बॉडी में बढ़ेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, जिसके कारण डेथ हो जाएगी। तो लीवर क्या कर दिया कि CO2 भी वेस्ट मटेरियल को और अमोनिया भी वेस्ट मटेरियल है, दोनों को कंबाइन करके यूरिया बना करके किडनी की मदद से बॉडी से बाहर निकलवा दिया। तो इसका मतलब लीवर दो चीजों को कम कर रहा है बॉडी में, एक कम कर रहा है किसको, CO2 को, एक कम किसको कर रहा है, अमोनिया को। यानी लीवर यदि काम नहीं करे, लीवर यदि काम नहीं करे तो बॉडी में अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, बॉडी में अमोनिया का। यदि बॉडी में ब्लड में, बॉडी के ब्लड में यदि अमोनिया इंक्रीज करता चला जाए तो आप समझिए कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यदि लीवर काम करता तो ये अमोनिया जो है ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता, और इस यूरिया को एक्सक्रीट आउट कौन करेगा, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो इस यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा किडनी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो ह्यूमन बीइंग के केस में किडनी दिख रहा होगा, किडनी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूरिया बनवाया कौन, तो लीवर, किस साइकिल से, यूरिया साइकिल से। किसको किसको मिला के, तो CO2 और अमोनिया। ऐसे बोलते सीधे चलते, CO2 और अमोनिया को कंबाइंड करवा दिया लीवर यूरिया साइकिल के मदद से, और फॉर्मेशन कर दिया यूरिया का, और यूरिया को एक्सक्रीट आउट कौन कर रहा है, किडनी। यदि मान लीजिए सपोज दैट किडनी काम करना बंद कर दे, तो किडनी यदि काम करना बंद करेगा तो ये यूरिया तो ब्लड में ही रह जाएगा, तो ब्लड में यूरिया का लेवल क्या होने लगेगा, हाई। यदि ब्लड में यूरिया का लेवल हाई होने लगे तो समझिए किडनी खराब। नहीं समझ में आया? क्या बोले बोलो तो, यदि ब्लड में किसका लेवल हाई होने लगे, यूरिया का लेवल हाई होने लगे, तो इसका मतलब किडनी इसको बाहर नहीं निकाल रहा। यदि किडनी ब्लड, इधर ब्लड है, ब्लड से यूरिया को यदि बाहर नहीं निकालना है, इसका मतलब ब्लड में यूरिया का लेवल अप चला जाएगा, तो आप समझिए कि किडनी आपका फेलियर हो रहा है। और यदि लीवर काम नहीं करे, ये यूरिया साइकिल जो है ये कहां चल रहा है, लीवर में। यदि लीवर काम करना बंद कर दे तो ये अमोनिया और CO2 कंबाइंड होकर के यूरिया नहीं बनेगा, तो इसका मतलब अमोनिया ब्लड में रह ही जाएगा।
तो अमोनिया का लेवल क्या होने लगेगा, अप होने लगेगा। तो अमोनिया का लेवल यदि अप होने लगेगा तो इसका मतलब ये पता चल गया कि आपका यूरिया साइकिल नहीं चल रहा है, और यूरिया साइकिल चलता है लीवर में, इसका मतलब लीवर काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यदि हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में इसको काम करें तो इसका मतलब हो गया कि यदि आपके बॉडी में यानी ब्लड में, यदि ब्लड में अमोनिया इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब लीवर डिसफंक्शन हो रहा है, लीवर डिसफंक्शन हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है, यानी लीवर का जो फंक्शन है, ये जो लीवर है ये डिसफंक्शन हो रहा है, इसका फंक्शन ये डिसफंक्शन हो रहा है, यानी ये लीवर आपका काम नहीं कर रहा है। नहीं दिख रहा, यहां मैं बोला, यहाँ पे क्लियर कीजिए, ये दिख नहीं रहा आपको, मैं यहाँ पे बोला क्लियर करिएगा, यदि आपके बॉडी में यानी आपके ब्लड में, यदि आपके ब्लड में, ये दिख रहा होगा, आपके ब्लड में अमोनिया बढ़ रहा है, NH3 बढ़ रहा है, ऐसे अमोनिया अमोनियम आयन के फॉर्म में रहता है, अमोनिया क्या कर रहा है, ब्लड में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि लीवर डिसफंक्शन हो रहा है, यानी लीवर अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है, लीवर अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो लीवर यदि अपना फंक्शन नहीं करेगा, लीवर यदि अपना फंक्शन नहीं करेगा, यूरिया साइकिल नहीं चलाएगा, तो अमोनिया और CO2 कंबाइंड नहीं करेगा तो यूरिया नहीं बनेगा। यदि यूरिया बनेगा तो अमोनिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया और CO2 कंबाइन करके क्या बना देगा, यूरिया। यूरिया का जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा C11O और NH2NH2। कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि यदि लीवर काम करेगा तो कौन सा साइकिल चलेगा, यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल के मदद से दो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, एक होगा CO2, एक होगा अमोनिया। CO2 तो खैर एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन लंग्स भी निकाल रहा था बाहर, तो CO2 निकालना मेरा मेन मोटो नहीं है, मेरा मेन मोटो है अमोनिया को बाहर निकालना। तो ये जो अमोनिया है ये CO2 से कंबाइंड होकर के ही यूरिया के फॉर्मेट में बॉडी से बाहर जा सकता है, नहीं तो फिर ये यूरिया के फॉर्मेट में बाहर नहीं जाएगा। तो यदि हमारा लीवर प्रॉपर काम कर रहा है तो कौन सा साइकिल चला देगा, यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल में क्या होगा, CO2 और अमोनिया कंबाइंड होकर के क्या बन जाएगा, यूरिया। और यहाँ पे अमोनिया क्या है, तो अमोनिया मोर टॉक्सिक है, तो अमोनिया यहाँ पे मोर टॉक्सिक था और इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, यूरिया में। और ये कौन सा टॉक्सिक हो गया, तो ये लेस टॉक्सिक हो गया। तो हमने क्या कर दिया कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करवा दिया, किस पे, लीवर में। ये मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक में चला गया। फिर इस यूरिया को भी लेस टॉक्सिक है तो फिर भी ये जारी है, तो इसको फिर बॉडी से बाहर करवा दिया, एक्सक्रीट आउट कर दिया फ्रॉम बॉडी। किसके मदद से, तो किडनी के मदद से। क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आता है, यदि आपके ब्लड में अमोनिया का कंसंट्रेशन हाई होने लगे तो इसका मतलब क्या नहीं चल रहा है, यूरिया साइकिल नहीं चल रहा। यूरिया साइकिल चलता कहां था, लीवर में, इसका लीवर काम नहीं कर रहा। तो डाउट हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि यूरिया साइकिल की मदद से कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो पहला क्या हो गया, CO2, दूसरा क्या हो गया, अमोनिया। इसमें से यदि दो में से कोई एक लेना होगा तो क्या चुनेगा, अमोनिया, क्योंकि मोर टॉक्सिक यही है। मतलब आपको एकदम जब ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यदि कोई जबरदस्ती पूछने लगने CO2 और अमोनिया में से किसको एक को चुनना ही पड़ेगा, तो आप क्या करिएगा, अमोनिया को चुनिएगा। लेकिन ऐसा कोई पूछा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि CO2 और अमोनिया इसको कंबाइन करते तो हमारा बन जाता है यूरिया। तो यदि लीवर काम नहीं करेगा तो ये अमोनिया कंबाइन नहीं कर पाएगा CO2 से, तो ब्लड में अमोनिया का लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसका मतलब होगा लीवर डिसफंक्शन हो रहा है, लीवर आपका काम नहीं कर पा रहा। सपोज दैट अभी लीवर काम कर रहा है और CO2 और अमोनिया कंबाइन करके यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ने लगा, ब्लड में यूरिया का लेवल। तो इसका मतलब ये यूरिया ब्लड से बाहर नहीं जा रहा है, बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, ब्लड हमारे बॉडी में, तो ये यूरिया यूरिन के थ्रू पास नहीं हो रहा है। तो यूरिन के थ्रू यूरिया को पास कराना किसका काम है, किडनी का। इसका मतलब किडनी फंक्शन नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब यदि आपके ब्लड में यूरिया का लेवल अप होने लगे, यूरिया अप होने लगे, यूरिया का लेवल बढ़ने लगे, तो इसका मतलब किडनी डिसफंक्शन हो रहा है, यानी किडनी आपका काम नहीं कर रहा है, किडनी आपका डिसफंक्शन हो रहा है, किडनी डिसफंक्शन हो रहा है। तो ये जो डिसफंक्शन हो रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, तो इसके कारण यूरिया का लेवल क्या हो रहा है, अप हो रहा है। क्लियर हो गया। अब आइए दूसरी बात करते हैं, जो पढ़ा रखे उसी को यूज करते। ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि अमोनिया बढ़ेगा तो कौन काम नहीं कर रहा है, लीवर काम नहीं कर रहा है। यदि यूरिया बढ़ेगा तो किडनी काम नहीं कर रहा है। दोनों एकदम अलग अलग सोचोगे। ब्लड में यदि अमोनिया बढ़ा तो लीवर डिसफंक्शन, और यूरिया बढ़ा तो किडनी डिसफंक्शन, दोनों को अलग अलग। अब ये जो अमोनिया जो बनता था, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में, तो फूड लेने से बनता था। उस फूड में क्या, तो प्रोटीन, DNA और RNA। मेनली 3 में से एक लेना होगा तो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन मोस्ट ऑफ दी होगा।
तो इसका मतलब प्रोटीन अमोनिया बनाता था। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन देखिए कहां जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि प्रोटीन रिच सब्सटेंस यदि हम लोग फूड के रूप में ले, जैसे आपका पल्स हो गया, दाल, सोयाबीन हो गया, मशरूम हो गया, ऐसे प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस है, तो यदि हम लोग प्रोटीन ज्यादा ले तो हमारे बॉडी में अमोनिया ज्यादा बनेगा। तो अमोनिया ज्यादा बनेगा तो लीवर को ज्यादा काम करना पड़ जाएगा, क्या चलाने के लिए, यूरिया साइकिल चलाने के लिए। और यूरिया साइकिल यदि आपका चलेगा तब यूरिया बनेगा, और फिर यूरिया जो होगा वो किडनी के मदद से बाहर चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो यदि आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं अमाउंट में, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपके बॉडी में अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यदि लीवर काम नहीं कर रहा है तब तो अमोनिया का कंसंट्रेशन आपका अप करता चला जाएगा, और अमोनिया जो होता है हाई टॉक्सिक होता है तो लीथल की तरफ चल जाएगा, यानी आपकी डेथ हो जाएगी। तो इस लेकर के लीवर चूंकि हमारे बॉडी में काम करता रहता है, तो इससे ज्यादा भी प्रोटीन ले लिए तो हमको ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि अमोनिया को एक्युमुलेट होने ही नहीं देगा, जमा होने ही नहीं देगा ब्लड में। कौन? लीवर। वो क्या करेगा, तो बार बार वो CO2 के साथ कंबाइन करा करके और यूरिया बना करके यूरिया बना देगा, और फिर किडनी उसी यूरिया को क्या करेगा, स्क्रीक आउट कर देगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है, तो इसको एकदम क्लियर समझ के रखिएगा। तो सबसे पहले एक बार यूरिया साइकिल का साइड क्या होगा, हेपेटोसाइट। हेपेटो वर्ड किसके लिए आया, लीवर के लिए आया, ये हो गया। और साइट का मतलब यहाँ पे सेल कर दीजिएगा, ये हेपेटोसाइट सेल प्रेजेंट कहां होगा, तो लीवर में प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया। फिर मैं बोला कि यूरिया साइकिल के लिए कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होगा, तो ऑर्गेनेल क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा कहां, हेपेटोसाइट सेल का। हेपेटोसाइट सेल में चूंकि यूरिया साइकिल चल रहा था, इससे क्या हेपेटोसाइट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया सेल में मिलता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमको यूरिया साइकिल चलाना, तो सेल हम हेपेटोसाइट यूज कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका यूज करेंगे, उसी का यूज करेंगे। बाकी कोई ऑर्गेनेल यूरिया साइकिल में यूज नहीं होगा, केवल एक ही ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया जो यूरिया साइकिल में यूज होगा, बाकी कोई ऑर्गेनेल यूरिया साइकिल में यूज नहीं होता। दूसरा केस आइए, ये जो यूरिया साइकिल चलेगा इससे दो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलेगा। एक वेस्ट मटेरियल का नाम है CO2 और दूसरा वेस्ट मटेरियल का नाम है अमोनिया। CO2 जो है उतना टॉक्सिक नहीं है, लेकिन अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक है। इसलिए करके क्या करता है, लीवर अमोनिया को CO2 के साथ कंबाइन करके यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया जो हो जाता है अमोनिया से लेस टॉक्सिक हो जाता है। अमोनिया मोर टॉक्सिक था और यूरिया जो हो गया वो लेस टॉक्सिक। तो इस तरह लीवर क्या किया, मोर टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर दिया। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे आपकी लीवर जो होगा कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकलता है, तो CO2 और अमोनिया। यदि बोलेगा कि प्रोटीनेशियस सब्सटेंस आप यदि ज्यादा ले रहे हैं तो आपके बॉडी में ब्लड में क्या बढ़ेगा, अमोनिया बढ़ेगा, लेकिन वो अमोनिया को बढ़ने नहीं देगा। कौन, लीवर। वो क्या करेगा, यूरिया साइकिल चला करके वो यूरिया में अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा और बॉडी से बाहर किडनी उसको निकाल देगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यहां तक हमको लगता है कि आपके पास में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब इस साइकिल को हम लोग चलाते हैं, इस साइकिल के विषय में बात करते हैं। ये साइकिल बोलना क्या चाहता है, यहाँ पे तीन नाम एकदम क्लियर कीजिए। यूरिया साइकिल, इसको मिटाने जा रहे हैं यहाँ पे बोला कि ये यूरिया साइकिल है, ये ऑर्निथिन साइकिल है, ये सिटुलिन साइकिल। और साइंटिस्ट के नाम पे हम लिख देते हैं आपको, साइंटिस्ट के नाम पे ये हेंसलेट साइकिल, हेंसलेट क्रैब्स साइकिल, क्रैब्स कर दीजिए, हेंसलेट क्रैब्स साइकिल दिख रहा हो, क्रैब्स साइकिल, हेंसलेट क्रैब्स साइकिल आप इसको बोलते हो, यानी क्रैब्स हेंसलेट साइकिल बोल दीजिए, या क्रैब्स हेंसलेट साइकिल। क्लियर कर, थोड़ा सा क्रैब्स को पहले ही लिख दीजिए, क्रैब्स, उसके कर दीजिए हेंसलेट साइकिल, लेट साइकिल। अब यहाँ पे हो गया क्रैब्स, जो ये साइंटिस्ट, क्रैब्स हेंसलेट क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, क्रैब्स KREBS, क्रैब्स हेंसलेट साइकिल। ये हो गया, तो चार नाम हो गया आपका, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, सिटुलिन साइकिल, क्रैब्स हेंसलेट साइकिल। केवल ये साइकिल जो है ये साइंटिस्ट के नाम पे, केवल क्रैब्स मत करिएगा, क्रैब्स साइकिल तो प्लांट में हो जाएगा। और आप थोड़ा सा यहाँ पे तो और इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे जो आपका यूरिया बन रहा है, ये यूरिया हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है लेकिन प्लांट के लिए यूजफुल है। आप देखते होंगे खेत उत में यूरिया डालते हो, ये हमारे लिए नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल लेकिन प्लांट के लिए यूजफुल मटेरियल है। ये अमोनिया हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है लेकिन प्लांट के लिए यूजफुल मटेरियल है। तो किसी का वेस्ट मटेरियल किसी के लिए यूजफुल हो सकता है,
क्लियर हो गया। तो ये साइकिल को यदि कोई पूछे किसने खोजा, तो क्रैब्स हैंसलेट साइकिल, यानी क्रैब्स हैंसलेट ने खोजा, इसी के साइकिल का नाम हो गया। आइए, क्रैब साइकिल बोल दोगे तो सही हो जाएगा? नहीं, कभी सही नहीं होगा। क्रैब साइकिल प्लांट फिजियोलॉजी में। क्लियर हो गया। तो अभी तो हम लोग ने आपको नाम बता दिया था, यूरिया साइकिल क्या है, यूरिया साइकिल का दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, चौथा नाम क्या है, ये सारी चीजें हमने आपको क्लियर किया। अब ये यूरिया साइकिल चलता कैसे है, तो सबसे पहले यदि आपको कोई पूछे, थोड़ा सा पिछला रिपीट करते हैं कि ग्वानिन कोई ऑर्गेनिज्म निकाल रहा है तो उसको क्या बोलिएगा? ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल उसमें स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, यही ना होगा। अच्छा, ह्यूपरिक एसिड कैसे बनाओगे? बेंजोइक एसिड प्लस कौन सा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन है क्या? एमिनो। अच्छा, कोई ऑर्गेनिज्म यदि एमिनो एसिड यदि वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकालना तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? अमोनोटेलिक या एमिनोटेलिक? एमिनोटेलिक। अमोनो बोलोगे तो अमोनिया हो जाएगा, अमोनो यदि वर्ड बोलोगे तो अमोनिया से हो जाएगा, एमिनोटेलिक। कोई डाउट नहीं है। अच्छा, यदि तुमसे कोई पूछे कि लीवर जो है वो कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर इलिमिनेट करने में मदद करता है, तो कौन कौन सा? अमोनिया और CO2 कंबाइन करके क्या बनाता है? यूरिया। अमोनिया और CO2 को कंबाइन करके यूरिया बनाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, लीवर ये यूरिया साइकिल चलाने के लिए कौन सा ऑर्गेनेल यूज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है। किस साइंटिस्ट ने यूरिया साइकिल को खोजा? क्रेब्स? नहीं, तो क्रेब्स हैंसलेट या हैंसलेट क्रेब्स आप बोल सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्रेब्स हैंसलेट जो था उसने खोजा है यूरिया साइकिल, और उसी का नाम पड़ गया साइंटिस्ट के नाम पे, और यूरिया जो वो बाय प्रोडक्ट। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आइए, हम लोग यहाँ पे यूरिया साइकिल चलाते हैं। ये जो यूरिया साइकिल चलेगा तो सबसे पहले हमारे पास में एक हिपेटोसाइट सेल बनाना है। पूरा सा बड़ा सा बोर्ड में आपको हिपेटोसाइट सेल हम बना करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्लियर, बाउंड्री पहले फिक्स कर देते हैं, उसके बाद आप ऐसे क्लियर करेंगे। ये आपका बना रहे हैं हिपेटोसाइट सेल। यहाँ तक दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं, और दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे आपका, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा पूरा क्लियर। ये आपका दिख रहा है। यहाँ से मैं ये अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मत सोचिएगा कि लीवर का सेल है, ये स्क्वायर में नहीं होगा, वो हेक्सागोनल शेप का होगा, ऐसा शेप का होगा। नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये हेक्सागोनल शेप का होता है। लीवर का जो हेपेटोसाइट सेल होता है ये हेक्सागोनल शेप होता है। अब जो बेंजीन का रिंग बनाते हो ना, ये आप लाइन से, उसी रिंग के तरह का होता है, और ये आपका हेक्सागोनल शेप होता है। लेकिन हम इस तरह का पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके थोड़ा इजी वे में नहीं समझा पाते, इसलिए करके यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। क्लियर हो गया। लेकिन यदि रियल में यदि कोई पूछे कि लीवर का जो सेल होगा उसका शेप क्या होगा, तो हेक्सागोनल शेप होगा। क्लियर हो गया। तो ये एनिमल सेल है, लीवर एनिमल सेल में मिलता है, लीवर एनिमल में मिलता है, तो इसलिए करके ये लीवर जो है ये जिस सेल से बना होगा उस सेल का नाम एनिमल सेल हो गया, और लीवर के सेल को हेपेटोसाइट सेल बोलते हो। तो एनिमल सेल जो है उसमें आउटरमोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। एग को छोड़ दीजिएगा, एग भी एनिमल का ही सेल है, लेकिन उसका आउटरमोस्ट कवरिंग क्या होगा? नॉन लिविंग होगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। तब जाके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये ही एक एनिमल में एक्सेप्शन है जिसका कि आउटरमोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग है। लेकिन बाकी कोई भी एनिमल सेल यदि आप लोगे तो उस एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पे लिख दिए पीएम। पीएम का मतलब हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं दिख रहा है ये, चलिए इधर आपका यहाँ पे थोड़ा सा हम इधर कर देंगे तो आपको दिख जाएगा। ये आपका हो गया पीएम। पीएम का मतलब हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई डाउट इसमें? क्लियर हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा जो सेल है, ये सेल का नाम, ये ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख देते हैं। ये जो सेल है इस सेल का नाम है हिपेटोसाइट सेल। हिपेटोसाइट, ये लीवर सेल है। लीवर सेल एकदम क्लियर का नाम, धीरे धीरे चलेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। लीवर का सेल है, हिपेटोसाइट बोल दिया, वो लीवर का सेल है। शेप कैसा होगा? तो लीवर का सेल का शेप होगा हेक्सागोनल। ये हेक्सागोनल सेल, लीवर सेल जो होगा वो हेक्सागोनल होगा, हेक्सागोनल। इन डाउट? पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट? आइए, हेक्सागोनल होगा। तो ये जो हेपेटोसाइट सेल है, तो ये हेपेटोसाइट सेल के अंदर ऑर्गेनेल होगा।
बहुत सारे ऑर्गेनेली होंगे, लेकिन उस ऑर्गेनेली में मेरे को मात्र लेना देना माइटोकॉन्ड्रिया से, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। तो इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। क्लियर? ध्यान से देखते रहिएगा। इसके अंदर मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया आपको बनाता हूं, इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाता हूं। क्लियर करिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको पढ़ा रखा हूं, वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन जो होगा वो आपका स्मूथ होगा। देख लीजिए, आउटर मेम्ब्रेन आपका स्मूथ होगा। माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन जो होगा ये स्मूथ होगा। आउटर मेम्ब्रेन थोड़ा स्मूथ होगा, यहाँ पे क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट करिएगा। आउटर मेम्ब्रेन जो होगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्मूथ होगा, स्मूथ होगा। ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगा। इनर मेम्ब्रेन कन्वोलेटेड होगा। मैं पढ़ा रखा हूं सेल में आपको, इसलिए करके मैं एकदम श्योर हूं कि ऑफलाइन में चूंकि हम आपको पढ़ाए हैं तो इसलिए एकदम कंफर्म है कि ये आपका मजबूत होगा और आपको ये समझ में आ रहा होगा सभी बच्चे को। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या होगा कि इनर मेम्ब्रेन जो होगा वो कन्वोलेटेड होगा। कन्वोलेटेड होगा तो क्या होगा, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होगा। इस टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया आपका बना हुआ होगा, इस टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया आपका होगा। तो इनर वाला जो मेम्ब्रेन है ये आपका कन्वोलेटेड है। कन्वोलेटेड मतलब ट्यूबुलर, ये देखिए ट्यूब है। क्लियर हो गया? अब आइएगा यहाँ पे बात करते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में। अब पता नहीं, आप भुला गए हैं कि क्या किया है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। ऑनलाइन में तो यही आपको एक बेनिफिट मिला कि आप पूछ के आपको हम लतिया भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बैठे हुए थे, आपका गुड लक चल रहा है, मेरा ही बैड लक हो गया कि आपको पीटने का मौका नहीं मिल रहा है। तो पता नहीं आपको अभी ये साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम चलिए थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। एक सेल यदि एनिमल सेल है तो उसका आउटरमोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और एनिमल सेल है तो यूकैरियोटिक सेल है तो उसका न्यूक्लियस उसके पास होगा। तो न्यूक्लियस जो होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इस जेली लाइक सब्सटेंस को आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? और न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये है साइटोप्लाज्म, ये साइटोसोल नहीं है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, यदि आप साइटोप्लाज्म बोलते हो तो इसमें दो चीज होगा, एक होगा साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेली। क्लियर हो गया? तो यानी साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक होता है। तो उस जेली में जो वाटरी टाइप का सब्सटेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? साइटोसोल। और उसमें जो दानादार स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेली। तो इसका मतलब साइटोप्लाज्म दो चीज से मिलकर बना हुआ है, साइटोसोल यानी वाटरी सब्सटेंस प्लस ऑर्गेनेली। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब यदि आपको कोई पूछे कि ऑर्गेनेली कहां मिलेगा तो साइटोप्लाज्म में मिलेगा। साइटोप्लाज्म किसके बाहर होगा? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होगा। किसके बीच में होगा? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होगा। कोई डाउट किसी को? तो साइटोप्लाज्म का यदि कोई लोकेशन पूछे तो आप दो तीन तरीके से बता सकते हो। आउटसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर हो गया, या इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर हो गया, या बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सब कुछ लिख ही दिया आखिर में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पूरा क्लियर ही हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका था, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है। उसके अंदर जो जेली सब्सटेंस है, जो जेम वगैरह आप खाते होइएगा, तो वो जेम ही जितना चिपचिपा है उसी को हम लोग जेली बोलते हैं। तो जेली सब्सटेंस यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होगा तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती है, एक लिक्विड पार्ट जिसको साइटोसोल बोलते हैं, और एक बीडेड स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली मतलब कहलाएगा, वो दानादार स्ट्रक्चर, बीड मतलब दाना होता है, उसको ऑर्गेनेली बोलते हैं। दोनों को मिला के हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इट मींस कि ऑर्गेनेली हमारा प्रेजेंट कहां होगा? तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया? साइटोप्लाज्म क्या होगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगा, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर मिलेगा,
या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में मिलेगा। पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अब मैं बोला कि यदि मेरा यहाँ पे कोई ऑर्गेनेली होगा, जैसे सपोज दैट यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया यदि है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कहाँ है, तो साइटोप्लाज्म में। क्योंकि ऑर्गेनेली प्रेजेंट कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। इस ऑर्गेनेली के बाहर, इस ऑर्गेनेली के बाहर जो भी जेली लाइक सब्सटेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हम लोग जो बनाए, अब ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग जो बनाए, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट बोलते हो, बच्चा हमको पता ही नहीं चला आप स्क्रीनशॉट क्या बोल रहे हो। हम उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट का मतलब आपका ये हो रहा होगा कि ये जो लिखे हैं तो इसको अभी मिटाए नहीं, थोड़ा सा आपको टाइम दे दे तो आप यहाँ पे शायद स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो चलिए ये आपका था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से मिटाते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अभी आपका जो बना है ये स्क्वायर, जो कि सही नहीं है, क्योंकि लीवर का सेल कभी भी स्क्वायर में नहीं होता, वो हेक्सागोनल शेप होता है जो यहाँ पे बना हुआ था। ये लाइन कटा हुआ होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये लाइन आपका है, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल शेप हो गया, तो ये हेक्सागोनल शेप होगा। और इसी सेल के अंदर ये ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, मैं यहाँ पे केवल माइटोकॉन्ड्रिया ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को यूरिया साइकिल चलाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो जेली लाइक सब्सटेंस होगा उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेगा आप, साइटोप्लाज्म। आप साइटोप्लाज्म बोलेंगे क्योंकि अदर ऑर्गेनेली उसमें प्रेजेंट होगा, जेली लाइक सब्सटेंस भी है, या आप साइटोसोल भी बोल सकते हो ऑर्गेनेली उसमें एब्सेंट करके। तो मैं बोला यहाँ पे कि ये आपका साइटोसोल हो गया या साइटोप्लाज्म हो गया। आप साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, जब साइटोप्लाज्म बोलिएगा तो ऑर्गेनेली दिमाग में रहेगा, और यदि आप साइटोसोल बोलिएगा तो ऑर्गेनेली नहीं रहेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यहाँ से साइटोप्लाज्म होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जब मैं आपको पढ़ाया था तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है इसको हमने बोला था मैट्रिक्स। एकदम धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं आपका, कहीं डाउट होगा आप हमसे बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया सेल का, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया कितना मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर से, कितना मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, तो दो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। एक आउटर मेम्ब्रेन, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सेल आपको बहुत बढ़िया से मैं ऑफलाइन में पढ़ा रखा हूँ। तो बाहर वाला हो गया आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला हो गया इनर मेम्ब्रेन। स्मूथ कौन है, तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, और रफ कौन है, तो इनर मेम्ब्रेन रफ है। और रफ इसलिए कि कन्वोलेटेड है। क्या है, कन्वोलेटेड है, कोई डाउट नहीं है। चलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पढ़ा रहे, बस माइटोकॉन्ड्रिया का यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या केस होगा, अब इस जगह पे क्या होगा कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2, अच्छा ये जो सेल है ये सेल किसका है, लिवर का सेल है। क्या बोलते हैं लिवर के सेल को, हेपेटोसाइट सेल। शेप क्या होता है, हेक्सागोनल शेप। क्लियर हो गया। हेपेटोसाइट सेल कंबाइन करके क्या बनाता है, लीवर ऑर्गन बनाता है। और उसके बाद वो ऑर्गन जो होगा, लीवर जो सेल होगा, वो लीवर सेल का शेप कैसा होगा, हेक्सागोनल शेप का होगा। क्लियर हो गया। ये बार बार बोल के आपको क्लियर कर रहा हूं। अब आइए इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर CO2 प्लस अमोनिया NH3, ये हो गया CO2 और अमोनिया। दिख रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा, ये रिटन फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, CO2 और अमोनिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे चलेंगे, कुछ न्यू टर्म आएंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस टर्म को मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, उससे घबराने की जरूरत है। एक दो बार आप रिप्ले करके देख लेंगे, यदि आपको दिक्कत होगी तो। अब मैं बोला यहाँ पे CO2 और अमोनिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया। ये जो आपका स्ट्रक्चर बनाया ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया एकदम क्लियर करिएगा। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 और अमोनिया ये कंबाइंड किया, और कंबाइंड जो करेगा, ध्यान से सुनना, ये दोनों कंबाइंड करेगा, ये दोनों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। और इसको जोड़ने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमारा केमिकल एनर्जी होगा, वो होगा ATP। वो क्या होगा, ATP। क्लियर करिएगा। इसको दोनों को कंबाइन करने के लिए लीवर CO2 और अमोनिया को कंबाइन करने के लिए एनर्जी यूज करेगा,
और वो एनर्जी इसको मिलेगा एटीपी के रूप में, और 2 मॉलिक्यूल एटीपी का यहाँ पे यूज किया जाएगा और ये एटीपी एनर्जी देगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा 2 ADP में, 2 ADP में प्लस 2 ADP बना। जैसे यहाँ पर आइए, अब आप कितना बेसिक आपको पढ़ाए हैं, बुलाए हैं कि क्या किए हैं, कुछ पा नहीं रहे हैं, इससे कि हमको बताना ही पड़ रहा है हर बार। एटीपी जो होता है, ये एटीपी जब ब्रेक करता है तो ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, प्लस 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होता है। क्लियर हो गया? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होता है। तो एक एटीपी लेंगे तो एक एडीपी बनेगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आई मतलब यहाँ इनऑर्गेनिक हो गया और फॉस्फेट पी से फॉस्फेट हो गया, और एनर्जी कितना निकलेगा तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या किए हमने 2 एटीपी यूज किया और उस 2 एटीपी को तोड़ा तो 2 एटीपी बना लिया, और 2 एडीपी बनाया तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी निकलना चाहिए, लेकिन उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम लोग क्या करेंगे, लिबरेट नहीं करेंगे, लिबरेट बाहर नहीं निकालेंगे। तो ये जो टूटा होगा तो एनर्जी भी निकला होगा और प्लस यहां से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला होगा। यदि ये एक एटीपी है तो एक एडीपी है, तो यदि यहाँ 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 एडीपी प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस इसका डबल एनर्जी। ये जो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी था, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी था और एटीपी, ये 2 इधर किए, 2 एटीपी लिए तो इधर 2 से गुना कर दिए। कोई डाउट है? तो यहां भी आपका एनर्जी लिबरेट हुआ प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला होगा। क्या निकला होगा? तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इस जगह पे जो फॉस्फेट निकला होगा उसको हम लोग यूज करेंगे, उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे कार्बामोइल फॉस्फेट, कार्बामोइल फॉस्फेट, कार्बामोइल फॉस्फेट। अब देखिए यहाँ पे ये फॉस्फेट वर्ड आ गया, ये एकदम क्लियर करना है, कहीं दिक्कत होगा मेरे को बोलिएगा, मैं आपको एकदम क्लियर करके दूंगा। ऑनलाइन में भी कोशिश कर रहा हूं कि आपका क्लियर हो जाए। कार्बामोइल फॉस्फेट, अब ये फॉस्फेट है, क्लियर हो गया? तो ये फॉस्फेट यदि है तो यहाँ पे रिएक्टेंट तो आपका CO2 था, अमोनिया था, यहाँ पे CO2 और अमोनिया, इसको कंबाइन करके आप कार्बामोइल बना रहे हैं और कार्बामोइल फॉस्फेट बना रहे हैं। तो इसके पास तो, इस दोनों के पास तो फॉस्फेट है ही नहीं, तो आपका फॉस्फेट आपको चाहिए, वो फॉस्फेट कहां से आएगा, एटीपी से आ जाएगा। अब आपके पास में ये जो प्रोडक्ट बना कार्बामोइल फॉस्फेट, तो इसमें कार्बा मतलब कार्बन भी हो गया, अमोनिया भी इसमें होगा, प्लस फॉस्फेट भी हो गया, तो रिएक्टेंट में आपका हो गया CO2 NH3 और प्लस एटीपी, और एटीपी से हम लोग क्या यूज किए, फॉस्फेट और एनर्जी। नहीं है समझ में? एनर्जी भी यूज किए और फॉस्फेट भी यूज किए। अब CO2 अमोनिया और एटीपी का फॉस्फेट मिला करके प्रोडक्ट मेरा क्या बन गया, कार्बामोइल फॉस्फेट। पहले इसी को क्लियर कर लो। यदि आपको बोलेगा CO2 अमोनिया को यदि एटीपी के प्रेजेंस में जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, कार्बा, या CO2 है तो कार्बामोइल और इसका फॉस्फेट मिला करके फॉस्फेट। क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हो गया? किसको किसको? अच्छा, ये जो CO2 और अमोनिया कंबाइन किया, कहां पे कंबाइन किया है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहां का माइटोकॉन्ड्रिया, किस सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, किडनी का माइटोकॉन्ड्रिया, किडनी का ना, अच्छा लीवर का, वेरी गुड, लीवर का माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया? लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 और अमोनिया एटीपी के प्रेजेंस में कंबाइन करके कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन किया, तो दिक्कत नहीं है। अब ये कार्बामोइल फॉस्फेट एकदम नाम से ही क्लियर हो रहा है, कार्बा वर्ड आ गया होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, मोइल अमीनो के लिए पकड़ लीजिए, और फॉस्फेट एटीपी से आ गया, तो क्लियर हो गया। कार्बा वर्ड कार्बन कहां से, CO2 से, मोइल अमीनो अमोनिया, और फॉस्फेट, फॉस्फेट कहां का फॉस्फेट, एटीपी का फॉस्फेट, कार्बामोइल फॉस्फेट। क्लियर? अब देखिए एंजाइम उतना ही आसान है, एंजाइम उतना ही आसान है इसका लिख देना। क्लियर?
मैं आपको बताया था कि एंजाइम को तीन तरीके से लिखा जाता था, एक सबस्ट्रेट के बेसिस पे, एक प्रोडक्ट के बेसिस पे, एक रिएक्टेंट के बेसिस पे। यहाँ पे प्रोडक्ट है कार्बामोइल फॉस्फेट, ये प्रोडक्ट हो गया, इधर वाला सब क्या है, रिएक्टेंट है। ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट है, इसको बनाना है तो इसका एंजाइम क्या होगा, तो इस प्रोडक्ट को पहले लिख दीजिए, नीचे में कर दीजिए सिंथेज, क्या कर दीजिए, सिंथेज। तो इसका नाम हो गया कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज, इसका नाम हो गया कार्बामोइल ये दिख रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं, फॉस्फेट सिंथेटेज या सिंथेज ही कर दीजिए सीधे, सिंथेज। ये हो गया कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज। अब ये प्रोडक्ट के बेसिस पे नाम हो गया। तो सबसे पहला काम हुआ CO2 और अमोनिया, किसके प्रेजेंस में कंबाइन किया, एटीपी के प्रेजेंस में कंबाइन किया। एटीपी जुड़ा तो CO2 और अमोनिया को जोड़ने के लिए एनर्जी मिल गया, प्लस इस एटीपी का फॉस्फेट भी इसमें जुड़ गया, तो प्रोडक्ट बन गया कार्बामोइल फॉस्फेट। एंजाइम कैसे होगा, तो इसका नाम लिख करके आप सिंथेज कर दो। सिंथेज मतलब सिंथेसिस करना, कहां दिक्कत है, सिंथेज का मतलब सिंथेसिस करना। किसका सिंथेसिस करोगे, कार्बामोइल फॉस्फेट का, इसलिए के नाम हो गया कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज। एनी डाउट, क्लियर हो गया। अच्छा, एटीपी लगा कि निकला, एटीपी लगा, आपके केमिस्ट्री के सर पढ़ाए होंगे तो वो बताए होंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, सर आपको बड़ा क्लियर किए होंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। और मैं भी आपको क्लियर किया था कि EX वर्ड यदि कहीं पे आ जाए तो इसका मतलब समझ आना कि आउटसाइड होता है, और ENDO का मतलब होता है इनसाइड। तो अभी यदि आपका कहीं पे थर्मिक, एक्सो मतलब हो गया आउट, और थर्मिक मतलब एनर्जी कर लीजिए, या टेम्परेचर कर लीजिए, टेम्परेचर भी एक टाइप का एनर्जी है। तो एक्सोथर्मिक मतलब जहां से हीट एनर्जी बाहर निकले, तो EX का मतलब क्या हो जाए, आउट, और थर्मिक मतलब टेम्परेचर होता है या एनर्जी होता है, बोल सकते हो आप, तो टेम्परेचर या एनर्जी क्या करे, बाहर निकले किसी रिएक्शन से, तो एक्सोथर्मिक। और यदि उसी रिएक्शन में इंडो मतलब इन हो जाए और थर्मिक मतलब टेम्परेचर या एनर्जी बोल दो, तो वहां पे लगेगा। तो यहाँ पे थर्मिक मतलब एनर्जी हम लोग पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा एटीपी जो है ये एनर्जी करेंसी है, और ये एनर्जी करेंसी का यूज किया जा रहा है। इसका ये रिएक्शन इंडोथर्मिक हुआ या एक्सोथर्मिक हुआ, तो एनर्जी लग रहा है कि निकल रहा है, तो लग रहा है, इसलिए कि ये रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा। और यही आगे चल के यूरिया का फॉर्मेशन करे, तो आप ये भी बोल सकते हो यूरिया साइकिल भी इंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी यूरिया को बनाने के लिए एनर्जी लगता है, यूरिया सिंपली नहीं बन रहा है। क्योंकि भैया सीधी सी बात है, ज्यादा टॉक्सिक को कम टॉक्सिक में आप बदलना चाह रहे हो, तो यदि ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको कम टॉक्सिक यूरिया मिले आंसर, तो तुमको एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो बोले यूरिया साइकिल जो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अभी यहाँ पे 2 एटीपी यूज हो रहा था, और आगे जब हम चलेंगे तो 1 एटीपी और यूज करेंगे, तो यूरिया बनाने के लिए 3 एटीपी यूज होता है, क्लियर हो गया। और यूरिया बनाना एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें एनर्जी लगेगा। और बायोलॉजी में जो एनर्जी है वो एनर्जी करेंसी, जो केमिकल एनर्जी मेनली एटीपी है। यहाँ पे हम लोग एटीपी का यूज किए, और आगे चलकर हम यूरिया बनाएंगे, इसलिए बोलेंगे यूरिया जो है वो एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, यूरिया का फॉर्मेशन एक इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया कि मैट्रिक्स के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, CO2 और अमोनिया एटीपी यूज करके इसमें कन्वर्ट कर गया कार्बामोइल फॉस्फेट में। और इस कार्बामोइल फॉस्फेट के लिए बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए था, उस एंजाइम का नाम इसी के नाम से हो गया कार्बामोइल फॉस्फेट, और लास्ट में लगा दिया सिंथेज, यानी उसका सिंथेसिस कर दिया। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर करेगा। अब इसको हम लोग यहां निकालते हैं। अच्छा, आपको बोले यूरिया बनाना एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, क्यों, तो एनर्जी यूज होता है, कौन सा एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी एटीपी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें पहले से ऑर्निथिन रहता है, क्या रहता है, ऑर्निथिन। ये ऑर्निथिन क्या होगा, ये पहले से यहाँ पे ऑर्निथिन बना रहता है, ऑर्निथिन, मैं क्लियर लिख रहा हूं, ऑर्निथिन, ये पहले से ऑर्निथिन बना रहता है। अभी आपको दिखाएंगे ऑर्निथिन कैसे बनेगा और कैसे ये आएगा। तो ये ऑर्निथिन क्या करता है, ये आ जाता है कहां पे, ये आ गया आपका कहां पे, तो मैट्रिक्स के अंदर।
और ये ऑर्निथिन था का तो साइटोप्लाज्म में, ये ऑर्निथिन आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। क्लियर हो गया? और आ गया कहां? तो मैट्रिक्स के अंदर। अब आइएगा यहाँ पे बात करते हैं, तो ये ऑर्निथिन, यहाँ पे ऑर्निथिन कर दिया, ऑर्निथिन, कोई डाउट? एकदम क्लियर कीजिएगा। अभी आ जाएंगे कि ऑर्निथिन साइटोप्लाज्म में कहां से आया, कैसे आया, लेकिन ये पहले प्रेजेंट कहां था? तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। आ गया कहां? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ये जो ऑर्निथिन है, ये ऑर्निथिन के साथ कंबाइन करेगा कार्बामोइल फॉस्फेट। कौन कंबाइन करेगा? कार्बामोइल फॉस्फेट। तो कार्बामोइल फॉस्फेट अपना कार्बामोइल तो ऑर्निथिन को दे देगा, और फॉस्फेट जो होगा वहां से बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखिएगा फॉस्फेट बाहर निकल गया। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाहर निकाल दिए, यानी ये फॉस्फेट बाहर निकल गया, और ये जो कार्बामोइल है, देखिए ऐसे एरो है, ये कार्बामोइल फॉस्फेट है, ये ऐसे करके ऐसे यहाँ पे आया। तो कार्बामोइल फॉस्फेट में तो कार्बामोइल भी है और फॉस्फेट भी है, तो इस एरो का मतलब हो गया कि यहाँ से फॉस्फेट बाहर निकल गया, तो कार्बामोइल जो बचा वो किसके साथ कंबाइन कर गया? ऑर्निथिन के साथ कंबाइन कर गया। टर्म पे टेंशन मत लीजिएगा, नया नया टर्म आपका जो आया है हम बगल में लिख देते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं नहीं दिख रहा है, इधर मिटा करके हम लिखते हैं। यहाँ पे आपका नया टर्म एक आया है, कार्बामोइल फॉस्फेट, कार्बामोइल फॉस्फेट, फॉस्फेट, कार्बामोइल फॉस्फेट, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, फॉस्फेट। और दूसरा नया टर्म आ रहा है ऑर्निथिन, ऑर्निथिन, ये एमिनो एसिड है, पता है आपको? ये ऑर्निथिन इज द एमिनो एसिड, सिट्रुलिन इज द एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल नहीं। आपका दो तरह का एमिनो एसिड है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में फिर दो एमिनो एसिड, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। यहाँ पे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड का मतलब वो एमिनो एसिड जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करे, क्या करे? प्रोटीन का फॉर्मेशन। यदि कोई एमिनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड है तो ये स्टैंडर्ड एमिनो एसिड कहलाएगा। और यदि प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड कहलाएगा। और स्टैंडर्ड दो टाइप का होता है, एक इसेंशियल, एक नॉन इसेंशियल, जो मैं आपको पढ़ा रखा हूं। इसेंशियल का मतलब हो गया कि जो आपके बॉडी में नहीं बने, जो आपके बॉडी में फॉर्म नहीं करे, बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं करे, नहीं बने, और जो आपके बॉडी के अंदर बने। ये हो गया, तो ये हो गया इसेंशियल एमिनो। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता हो। किसका फॉर्मेशन करता हो? तो प्रोटीन। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड फॉर्म करता है प्रोटीन का, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है। जो नहीं फॉर्म करता है वो नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है। और आपके सेल के अंदर टोटल 300 टाइप का एमिनो एसिड है, मैं पढ़ा रखा हूं। और 300 टाइप के एमिनो एसिड में से मात्र 20 एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड टोटल कितना हो गया? 20। इसी में इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होगा, तो उधर प्रोटीन तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, उतना बताऊंगा, आपको पढ़ा रखा हूं, इसलिए करके आपको दिक्कत नहीं। अब आइए, ये जो अभी आपको बोला एक ऑर्निथिन यहाँ पे आ रहा है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए करके ये नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है। आपसे कभी कभी पूछता है कि यूरिया साइकिल में दो नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड बनता है, एक नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड अभी आपका यहाँ पे बन रखा है ऑर्निथिन, और दूसरा अभी बनने वाला है सिट्रुलिन। ठीक हो गया? तो दो नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड आपके पास में, एक ऑर्निथिन और दूसरा आपका हो गया सिट्रुलिन। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्लियर करिएगा। अब यहाँ पे बोला ये ऑर्निथिन जो है, ये ऑर्निथिन कार्बामोइल के साथ रिएक्ट कर लिया, और कार्बामोइल के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट कर गया सिट्रुलिन में। सिट्रुलिन आपको कैपिटल में ही लिख देते हैं, सिट्रुलिन, सिट्रुलिन। क्लियर करना, तो एकदम नया नाम है। अब फिर बोला कि कार्बामोइल फॉस्फेट एक न्यू नाम था, दूसरा नाम था ऑर्निथिन, तीसरा नाम आ रहा है सिट्रुलिन। सिट्रुलिन क्लियर करिएगा, जो नया नाम आ रहा है मैं उसको क्लियर कर रहा हूं, इस पे टेंशन आपको नहीं लेना है। सिट्रुलिन, दिस वन, दोनों जो है आपका नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है। क्लियर हो गया? नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। क्लियर? ये पूछता है आपसे कि यूरिया साइकिल में कौन सा दो नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड बनता है, तो ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। क्लियर? अच्छा, ये ऑर्निथिन था कहां पे? साइटोप्लाज्म में था। चलिए ये सब आपको मिटाते हैं। आप ये साइटोप्लाज्म में था, और साइटोप्लाज्म से वो आ गया कहां पे? साइटोप्लाज्म से आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहां? मैट्रिक्स में। और जब ऑर्निथिन साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आया तो कंबाइन कर गया किसके साथ में? कार्बामोइल के साथ में।
और फॉस्फेट को क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो वो कन्वर्ट किस में कर गया, सिट्रुलिन में। और ये यदि आपका बोला जाए सिट्रुलिन के विषय में, तो सिट्रुलिन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल, क्योंकि ऑर्निथिन पहले से था, वो तो पहले से ही था, वही था कि इसका पोजीशन पहले साइटोप्लाज्म में था, ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। लेकिन जब ये कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट किया, तो ये रिएक्ट किया तो ये बन गया सिट्रुलिन, और सिट्रुलिन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल, क्योंकि साइकिल इधर ही बनेगा, ये तो इनपुट है, ये क्या है, इनपुट, और इधर से जब चलेंगे तो इधर साइकिल बनेगा, यानी ऑर्निथिन से शुरू किया, फिर ऑर्निथिन पे पहुंचना है हमको। और ये क्या चल रहा है, इनपुट, ये जो CO2 अमोनिया एटीपी था, इसे जो कार्बामोइल फॉस्फेट बना, ये सारे इनपुट है उस साइकिल का, तो साइकिल का क्या इनपुट, तो इसका मतलब हो गया कि कार्बामोइल फॉस्फेट इज द स्टार्टर ऑफ दिस साइकिल, यूरिया साइकिल का स्टार्टर है, क्लियर हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट का बात बोल रहा है, इस साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट का बात बोला, तो इस साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट होगा सिट्रुलिन, क्लियर हो गया। तो यानी सिट्रुलिन जो यहाँ पे होगा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल होगा, ज्यादा इसमें नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर जरा इसमें दिक्कत हो जाएगा आपको। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल, फर्स्ट प्रोडक्ट लिख दिया, आप समझ आना यूरिया साइकिल चल रहा, ये बन गया सिट्रुलिन। सिट्रुलिन कहां बना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, किसका माइटोकॉन्ड्रिया, लीवर का माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिट्रुलिन बन गया। अच्छा, सिट्रुलिन जो बना वो किससे किससे कंबाइन करके बना, तो ऑर्निथिन और कार्बामोइल फॉस्फेट, लेकिन कार्बामोइल फॉस्फेट का क्या छोड़ दिया, तो फॉस्फेट को रिलीज कर दिया और कार्बामोइल के साथ कंबाइन करके बन गया सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। अब ये जो सिट्रुलिन है, ये जो सिट्रुलिन है, ये सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से बाहर निकल गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से बाहर निकल गया होगा तो कहां आ गया होगा, साइटोप्लाज्म में आ गया होगा, किसके, लीवर सेल के साइटोप्लाज्म में। तो यहां पे मैंने लिख दिया सिट्रुलिन, ये आपका हो गया सिट्रुलिन, सिट्रुलिन। एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ये सिट्रुलिन आपका अब माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल गया और साइटोप्लाज्म में आ गया। एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। शुरू में क्या हुआ था, ये थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, CO2 था, अमोनिया था और एटीपी था। एटीपी से दो चीज यूज किया गया, एक एटीपी जो टूटा उससे जो एनर्जी निकला वो एनर्जी यूज की है, प्लस इससे जो फॉस्फेट निकला था वो फॉस्फेट भी यूज कर ली, हो गया। तो यहाँ पे CO2 अमोनिया और एटीपी के मदद से हमारा बन गया कार्बामोइल फॉस्फेट। इसके एंजाइम का नाम इसी के नाम से, आप इसको याद कर लो तो ये एंजाइम याद हो जाएगा, सिंथेज मतलब सिंथेसिस करना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसका नाम प्रोडक्ट हो गया कार्बामोइल फॉस्फेट, इसमें लगा रही है सिंथेज, तो हो गया कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज, क्लियर हो गया। उसके बाद साइटोप्लाज्म में ऑर्निथिन जो था वो आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इसके साथ कंबाइन किया कार्बामोइल फॉस्फेट, तो कंबाइन करने के दरमियान क्या किया, फॉस्फेट को रिलीज कर दिया और कार्बामोइल ऑर्निथिन के साथ कंबाइन करके सिट्रुलिन बन गया, जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल, क्लियर हो गया, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल। अब ये सिट्रुलिन जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बना तो ये आ गया कहां पे, साइटोप्लाज्म में, तो डाउट नहीं। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये सिट्रुलिन जो है ये कन्वर्ट कर गया, थोड़ा सा जगह देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम बनेगा। चलिए यहां तक पहुंचना है आपको। तो यहां पे जो है ये सिट्रुलिन, ये जो सिट्रुलिन है ये कन्वर्ट कर गया आर्जिनोसक्सिनेट में, आर्जिनोसक्सिनेट में। तो आर्जिनोसक्सिनेट एक नया नाम और आ गया, कौन सा, अभी अभी नाम था मेरे पास में कार्बामोइल फॉस्फेट, दूसरा नाम था ऑर्निथिन, तीसरा नाम क्या था, सिट्रुलिन। यानी कार्बामोइल फॉस्फेट, देखिए सीक्वेंस में लिख रहे हैं, कार्बामोइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट किया होगा तो क्या बना होगा, सिट्रुलिन, क्लियर हो गया। अच्छा आइए अब यहाँ पे चौथा नाम लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनोसक्सिनेट, सक्सिनेट। बायोलॉजी में थोड़ा सा ये है आपका कि एकदम आराम हो जाएगा, ये एक के जगह पे इक भी कर सकते हो और एसिड कर दोगे। अब यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट बोल दो या आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बोल दो, क्लियर हो गया। ये लिबर्टी तेरे पास में है कि तुम एट के जगह पे क्या कर सकते हो, इक कर सकते हो। तो इस लेकर के या तो एट हटा के इक कर दोगे, यानी आर्जिनोसक्सिनिक एसिड,
नहीं तो आर्जिनोसक्सिनेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिट्रुलिन कन्वर्ट कर गया किस में, आर्जिनोसक्सिनेट में। कहां पे, साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, साइटोप्लाज्म में। और फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल क्या है, सिट्रुलिन है, कोई डाउट नहीं। स्टार्टर ऑफ द यूरिया साइकिल क्या है, स्टार्टर ऑफ द यूरिया साइकिल मतलब ये साइकिल को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको, तो कार्बामोइल फॉस्फेट है। यदि कार्बामोइल फॉस्फेट नहीं मिलेगा तो ये ऑर्निथिन सिट्रुलिन में कन्वर्ट ही नहीं करेगा, और इधर यदि नहीं जाओगे तो यूरिया साइकिल चलेगा ही नहीं। तो आप बोले स्टार्टर ऑफ द यूरिया साइकिल किसको बोलोगे, तो आप बोलोगे कार्बामोइल फॉस्फेट को। ये कार्बामोइल फॉस्फेट किस दो वेस्ट मटेरियल से मिलकर बना है, तो CO2 और अमोनिया से मिलकर के बना है। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो दिस वन इज द स्टार्टर ऑफ द यूरिया साइकिल और दिस वन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल। अब ये बाहर आया तो सिट्रुलिन बाहर आया तो बन गया आर्जिनोसक्सिनेट। अब आर्जिनोसक्सिनेट जो है इसको अब आराम से कन्वर्ट करिए, इसको आप कन्वर्ट करिए आर्जिनिन में। अब इसको कन्वर्ट आर्जिनोसक्सिनेट से अब बना दीजिए आर्जिनिन। आर्जिनिन जगह क्या तो ऐसा दिखता है, अब आर्जिनिन ये बन गया आर्जिनिन। अब ऐसे तो नहीं बन गया होगा आपका, यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट था, यानी आर्जिनोसक्सिनेट था तो आर्जिनिन तो हमको समझ में आ रहा, आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो सक्सिनेट वगैरह होगा तो ये कोई दूसरा प्रोडक्ट बना करके बाहर निकला होगा, कुछ चीजें इसमें ऐड करेंगे, कुछ चीजें बाहर निकालेंगे, तब जाके ये हमारा बनेगा आर्जिनिन। तो आइए, आर्जिनिन क्या है, अमीनो एसिड है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। तो यूरिया साइकिल में आपका अमीनो एसिड भी बनता है, स्टैंडर्ड भी नॉन स्टैंडर्ड भी। नॉन स्टैंडर्ड में कौन कौन हो गया, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन इज द नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन इज द नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और ये जो आर्जिनोसक्सिनेट से जो आर्जिनिन बनेगा, नहीं दिख रहा, ये नॉन स्टैंडर्ड। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन बार बार बोला, ये ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन जो है ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। ये दोनों क्या है, नॉन स्टैंडर्ड। ये जो ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन बना है ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और अब जो ये आर्जिनोसक्सिनेट से जो आर्जिनिन बना है ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो आपसे पूछता है कि यूरिया साइकिल में कौन सा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बनता है, तो आर्जिनिन। बोले कौन सा नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बनता है, तो ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। बोले फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल क्या कहलाएगा, सिट्रुलिन। स्टार्टर ऑफ द यूरिया साइकिल क्या हो जाएगा, तो कार्बामोइल फॉस्फेट। बोलेगा यूरिया साइकिल से कौन दो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, तो अमोनिया एंड CO2। नहीं लगता है खाली क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए, ये आर्जिनोसक्सिनेट किस तरीके से आर्जिनिन में कन्वर्ट किया होगा, तो ये रिलीज इधर से कर दिया होगा फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन इधर बन गया और एक एसिड बन गया, कौन सा एसिड, तो फ्यूमरिक एसिड। तो आर्जिनोसक्सिनेट से यदि हम लोग फ्यूमरिक एसिड बना के बाहर निकाल दे तो ये आर्जिनोसक्सिनेट किसमें कन्वर्ट होगा, आर्जिनिन। और आर्जिनिन इज द स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। लास्ट में हम पूरा लिख देंगे कौन स्टैंडर्ड कौन नॉन स्टैंडर्ड, अभी थोड़ा सा खाली करके लिखते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। तो चलिए कहां से, तो ऑर्निथिन से। चलिए, तो ऑर्निथिन कहां बना था, साइटोप्लाज्म में। आया कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स लिखा हुआ बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स में आके किसके साथ रिएक्ट किया, कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ में। क्या छोड़ दिया, फॉस्फेट छोड़ दिया, क्या पकड़ लिया, कार्बामोइल पकड़ लिया, ऑर्निथिन क्या बन गया, सिट्रुलिन। सिट्रुलिन बन के आया कहां, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में सिट्रुलिन जो है वो कन्वर्ट कर गया किस में, आर्जिनोसक्सिनेट में। और आर्जिनोसक्सिनेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर गया, तो ये आर्जिनोसक्सिनेट फिर किस में कन्वर्ट कर गया, आर्जिनिन में। ये आर्जिनिन जो है ये कन्वर्ट जब किया तो क्या निकाला, फ्यूमरिक एसिड। अब आइए दो चीजें और जोड़ते हैं। ये जो सिट्रुलिन जो है ये आर्जिनोसक्सिनेट में जब कन्वर्ट करेगा तो इसमें ये एटीपी का यूटिलाइजेशन करेगा। आप बोले थे 3 एटीपी, एक यूरिया बनाने के लिए 3 एटीपी का यूज होता है। तो 2 एटीपी तो आपने यहाँ पे देख रखा है, 2 एटीपी तो आपका यहाँ पे मिल गया, और 1 एटीपी इस जगह पे यूज होगा, लेकिन यहाँ पे कोई फॉस्फेट का यूज नहीं होगा, इसलिए कि एटीपी टूटेगा और इसका यूज यहाँ भी करो एनर्जी के रूप में, ठीक है। और एटीपी हम लोग जो यूज करते थे, कैसे कैसे यूज करते थे, एटीपी पहला यूज होता है एडीपी। मोस्ट कॉमनली जहां भी एनर्जी की जरूरत होती है तो इसी फॉर्मेट पे रिएक्शन होता है।
मोस्ट ऑफ दी सेल यदि एटीपी का यूज एनर्जी के रूप में करेगा तो इसी तरीके से टूटेगा, एटीपी टूटेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और यहाँ पे 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होगा पर एटीपी मॉलिक्यूल से। क्लियर हो गया? कुछ जगह पे जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के केस में, और यहाँ पे भी आप देखिएगा कि एटीपी जब टूट रहा है तो ये एटीपी टूट रहा है एएमपी, एएमपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, तो इसका मतलब हो गया कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था, यानी इसके पास में 3 फॉस्फेट था, और ये जब टूटा है तो मोनोफॉस्फेट में हो गया, तो क्या 2 फॉस्फेट बचा हुआ रह गया, 2 फॉस्फेट, तो इसलिए करके यहाँ पे पीपीआई के फॉर्म में ये बाहर निकला, और इस जगह पे भी एनर्जी क्या होगा, लिबरेट होगा। कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब ये हो गया कि एटीपी टूटना सबसे कॉमन, यदि एटीपी का ब्रेकडाउन है तो एटीपी टूटेगा एडीपी में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डी फॉर डाई फॉस्फेट, तो 2 फॉस्फेट यहां हो गया, तो इसमें 3 फॉस्फेट था रिएक्टेंट के साइड में, तो 2 फॉस्फेट यहां प्रोडक्ट में आ गया, तो 1 फॉस्फेट बचा हुआ रह गया, तो 1 फॉस्फेट यहां पे निकाल दिया, तो ये 2 और ये 1 मिला के 3 फॉस्फेट पूरा हो गया इसका। तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलेगा, तो एटीपी का ये सबसे कॉमन रिएक्शन है एनर्जी निकालने के लिए। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस जब आपके 12 क्लास में पढ़ाया जाएगा या 12 के बच्चे को आने वाला है ट्रांसलेशन, तो उसमें यदि एटीपी यदि ब्रेक करता है तो वहां पे ब्रेक करता है किसमें, तो एएमपी और प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें एक साथ जुड़ा होता है, इसको पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। इसको कौन सा फॉस्फेट बोलते हैं, तो पायरोफॉस्फेट, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट, ये पायरोफॉस्फेट है आपका। क्लियर हो गया? ये पायरोफॉस्फेट प्लस एनर्जी लिबरेट होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये सेकेंड वाला, ये पहला रिएक्शन और ये दूसरा रिएक्शन, पहला रिएक्शन यहाँ पे यूज हुआ एटीपी प्लस एडीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना होगा, लेकिन ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसी के साथ कंबाइन करके बन गया कार्बामोइल। यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना था वो फॉस्फेट यहाँ आ गया, फॉस्फेट। और दूसरा वाला रिएक्शन यहाँ पे चल रहा है, सिट्रुलिन को कन्वर्ट करना आर्जिनो सक्सिनेट में, तो आपको एटीपी यूज करना पड़ेगा, वो एटीपी टूटेगा एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और एनर्जी निकलेगा, वो एनर्जी सिट्रुलिन को कन्वर्ट करेगा आर्जिनो सक्सिनेट में। कोई डाउट नहीं है? तो आइए, आपका आर्जिनो सक्सिनेट जब बन जाएगा तो ये आर्जिनो सक्सिनेट अब बनेगा आर्जिनिन में, किसमें कन्वर्ट करेगा, आर्जिनिन में। तो ये आर्जिनिन में जब कन्वर्ट करेगा तो आर्जिनिन में कन्वर्ट करने के लिए इसको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी, तो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो आर्जिनिन में जब कन्वर्ट करेगा तो आपको एंजाइम की जरूरत पड़ेगा, तो यहीं से पकड़िए प्रोडक्ट से, यहाँ पे आप एंजाइम का नाम कैसे लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे कार्बामोइल लिख दिए, फॉस्फेट, और लास्ट में क्या करें, सिंथेज, तो यहाँ भी आपका प्रोडक्ट बना आर्जिन, आर्जिनिन। तो यहाँ पे भी एंजाइम जब लिखिएगा तो एकदम क्लियर लिख दीजिए, आर्जिनिन पहले लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, आर्जिनिन। तो आर्जिनिन मैंने लिख दिया, अब क्या कीजिएगा आप ही बताइए, तो सिंथेज कर दीजिए, सिंथेटेज कर दिया। आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना आर्जिनिन, और उसके बाद आपने क्या कर दिया कि आर्जिनिन लिख दिया, यहाँ पे सिंथेटेज कर दिया, क्या कर दिया, सिंथेटेज। तो यहाँ पे हो गया आर्जिनिन सिंथेटेज, मतलब आर्जिनिन का फॉर्मेशन करेगा और निकालेगा क्या, फ्यूमरिक एसिड। तो बोले आर्जिनो सक्सिनेट से फ्यूमरिक एसिड बाहर निकल जाए तो क्या बनेगा, आर्जिनिन बनेगा। और कौन बनाएगा, तो आर्जिनिन सिंथेटेज, सिंथेटेज यानी आर्जिनिन का सिंथेसिस करेगा। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। तो नया नया नाम क्या है, तो पहला नाम ऑर्निथिन हो गया, दूसरा नाम सिट्रुलिन हो गया, फिर यही सिट्रुलिन बाहर आ गया तो फिर तीसरा नाम हो गया आर्जिनो सक्सिनेट, इस आर्जिनो से बन गया आर्जिनिन, और आर्जिनिन जब बना तो बाहर क्या निकल गया, तो फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड बाहर निकल। इंजाइम का नाम बड़ा आसान है, आर्जिनिन से लिख दिया आर्जिनिन, और बना है तो इसे क्या, सिंथेटेज, ये हो गया आर्जिनिन सिंथेटेज। कोई डाउट हमको लगता नहीं होगा। तो यहाँ पे आप एकदम क्लियर कीजिए, आप पूरा करते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये बन गया आर्जिनिन। अब आर्जिनिन से हमको आ जाना है कहा, तो शुरू किए थे ऑर्निथिन से, तो ऑर्निथिन पे आ जाना है। तो अब मेरे पास में यहां से ही शुरू हुआ था, ये ऑर्निथिन से हमने शुरू किया था, यही ऑर्निथिन चला गया था कहा, मैट्रिक्स में, और ये साइकिल की शुरुआत हुई है। तो अब ये साइकिल इसलिए साइकिल चलाएगा क्योंकि फिर आर्जिनिन कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, तो ऑर्निथिन। क्लियर हो गया, आर्जिनिन कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, तो ऑर्निथिन में। तो कैसे कन्वर्ट करेगा, तो आर्जिनिन का क्या होगा, तो ब्रेक डाउन होगा किसके प्रेजेंस में, तो वाटर के प्रेजेंस में।
तो वाटर यदि किसी चीज में जुड़ेगा तो हाइड्रेशन चलाएगा कि डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन। तो यानी आर्जिनिन को हम लोगों ने हाइड्रेट कर दिया, तो ये जब वाटर इसमें कंबाइन करेगा आर्जिनिन में, तो ये बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका यूरिया निकाल देगा। नहीं समझ में आया आपका? यहाँ पे आर्जिनिन है, इसमें क्या किया, वाटर से ब्रेक डाउन किया, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किए। तो वाटर के प्रेजेंस में जब आर्जिनिन का ब्रेक डाउन हुआ तो बाय प्रोडक्ट के रूप में यूरिया निकला। ये यूरिया बाय प्रोडक्ट के रूप में, ये साइकिल में नहीं है, ये हो गया बाय प्रोडक्ट के रूप में यूरिया निकला। अब यूरिया ये बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया, तो इसी यूरिया के चक्कर में हम पड़े हुए थे कि ये यूरिया मेरा बने। तो ये यूरिया जो आपका बना, ये यूरिया कैसे बना, तो ये साइकिल के चलने से बना है। और ये साइकिल कैसे चला है, तो इधर से चला है। ये फिर से हम एक बार आएंगे, तो अभी पहले साइकिल क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि ये आर्जिनिन जो है, ये आपका इसका हाइड्रोलिसिस हुआ। आर्जिनिन का क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस, वाटर के प्रेजेंस में टूटा, तो वो यूरिया बन गया, यूरिया हो गया बाय प्रोडक्ट। और अब यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या होगा, इसी सबस्ट्रेट के बेसिस पे रखेंगे, इसके बेसिस पे आप एंजाइम का नाम रखेंगे। बहुत बार प्रोडक्ट के बेसिस पे रख लिए, यहां भी प्रोडक्ट के बेसिस पे रख दिए, और यहां भी आपका नाम जो सिंथेटेज आया आर्जिनिन सिंथेटेज, ये भी प्रोडक्ट के बेसिस पे रख दिए। अब क्या करेंगे, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया और इधर एरो है तो ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बेसिस पे रखेंगे, तो इसका यहां पे एंजाइम एक्ट करेगा आर्जिनेज, आर्जिनेज एंजाइम। अब आर्जिनेज एंजाइम क्या करेगा, वाटर के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कर देगा, इसका ब्रेक डाउन कर देगा, तो बाय प्रोडक्ट में बन जाएगा यूरिया, और साइकिल वाला मेन प्रोडक्ट में बन जाएगा ऑर्निथिन। तो ऑर्निथिन लेकर के हमने साइकिल को चलाया था, फिर ऑर्निथिन पे पहुंच गया, लेकिन इधर से जो भी चीज इनपुट दिया वो आउटपुट के रूप में बाहर निकल गया, यूरिया के फॉर्म में, फ्यूमरिक एसिड के फॉर्म में। बताओ किसी को, तो ये साइकिल में जो कंपोनेंट होगा वही इस साइकिल का प्रोडक्ट होगा। अब बाकी जो बाहर निकला होगा वो बाय प्रोडक्ट के रूप में, वो भी प्रोडक्ट है लेकिन किस प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट में साइकिल के बाहर का प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट सब जगह का एंजाइम हम लोग लिखने का, एक पहले रे डायग्राम लेते हैं कि पहले चलते हैं कि क्या क्या हमको लगा, एंजाइम बाद में करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे CO2 अमोनिया, ये हो गया, एटीपी के प्रेजेंस में कंबाइंड करके कार्बामोइल फॉस्फेट बना दिया। क्लियर हो गया? ये कार्बामोइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट किया, ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट किया, ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट कर गया किसमें, सिट्रुलिन में। लेकिन कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉस्फेट रिलीज हो गया और कार्बामोइल ऑर्निथिन के साथ कंबाइन करके बन गया सिट्रुलिन। सिट्रुलिन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, एंजाइम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सिट्रुलिन जो था मैट्रिक्स में था माइटोकॉन्ड्रिया का, वो बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद वो उसमें एनर्जी लगा, तो एनर्जी लगा एटीपी, और एटीपी एनर्जी दिया और वो टूटा किसमें, एमपी प्लस पायरोफॉस्फेट में, पायरोफॉस्फेट में, और वो कन्वर्ट कर गया आर्जिनोसक्सिनेट में, और इसी यहाँ पे एस्पार्टेट को कंबाइन करेंगे। क्लियर हो गया? एस्पार्टेट को आपने जोड़ा, निकला नहीं, क्या किया, कंबाइन कर दिया एस्पार्टेट को। तो यहाँ पे सिट्रुलिन में क्या कर दिया, एस्पार्टेट को कंबाइन कर दिया, तो ये आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिट्रुलिन था। क्लियर हो गया? और इसको बनाना था आर्जिनोसक्सिनेट, तो इसलिए करके एस्पार्टेट को ऐड कर दिए, ऐड कर दिए। क्लियर हो गया? एस्पार्टेट को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब यहाँ पे एंजाइम का नाम यदि हमको लिखना होगा तो प्रोडक्ट के बेसिस पे ही लिख दीजिए, इसके बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम हो जाए आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। क्या नाम हो जाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। तो देखिए यहाँ पे एंजाइम तो बाद में बात करेंगे। तो सिट्रुलिन जो है, सिट्रुलिन में एस्पार्टेट ऐड हुआ और एटीपी अपना एनर्जी दिया, तो सिट्रुलिन कन्वर्ट कर गया आर्जिनोसक्सिनेट। क्लियर हो गया? ये याद रखिएगा, एस्पार्टेट ऐड होगा, निकलेगा नहीं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या हो गया, आर्जिनोसक्सिनेट जो है ये अब यहाँ पे फ्यूमरिक एसिड एक प्रोडक्ट बनेगा और एक मेन प्रोडक्ट बनेगा आर्जिनिन। तो आर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्ट कर गया आर्जिनिन में और रिलीज कर दिया फ्यूमरिक एसिड। क्लियर हो गया? फ्यूमरिक एसिड। अब ये आर्जिनिन का ब्रेक डाउन हुआ,
इसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। तो एक बाय प्रोडक्ट बन गया यूरिया और मेन प्रोडक्ट हो गया ऑर्निथिन, और दिस वन इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल। ऑर्निथिन जो है ये लास्ट प्रोडक्ट है यूरिया साइकिल का, लास्ट प्रोडक्ट है यूरिया साइकिल का। तो अब ये यूरिया साइकिल का लास्ट प्रोडक्ट है, तो यूरिया साइकिल में ये ऑर्निथिन कंज्यूम्ड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, फिर ये ऑर्निथिन साइटोसोल में रहेगा, फिर ये अंदर चला जाएगा, फिर ये साइकिल शुरू हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब एंजाइम पे फोकस करके बात करते हैं, फिर एक बार रिपीट करते हैं। अब CO2 अमोनिया एटीपी का यूज करके कार्बामोइल फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, क्लियर हो गया? CO2 और अमोनिया एटीपी का यूज किया और कन्वर्ट कर गया कार्बामोइल फॉस्फेट में। लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम इस प्रोडक्ट के बेसिस पे नाम हो गया। तो इस प्रोडक्ट का नाम है कार्बामोइल फॉस्फेट, तो लिख दिया कार्बामोइल फॉस्फेट। यह हो गया सिंथेसिस करना है इसको, तो इसको कर दिया सिंथेज, और यहां पे 1 कर दिया, सिंथेज 1, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1। तो इससे क्या बन गया? तो कार्बामोइल फॉस्फेट बन गया, क्लियर हो गया? अब आपको पता है, अभी तक तो आपको क्लियर कर दिया। अब ये जो ऑर्निथिन जो लास्ट प्रोडक्ट था, जो कि साइटोसोल में बना हुआ था, साइटोप्लाज्म में बना हुआ था, तो आपको पूछे ऑर्निथिन कहां बना हुआ था? साइटोप्लाज्म। यदि साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो साइटोसोल में आ जा सकता है, तो साइटोप्लाज्म में बना ऑर्निथिन। अब ये ऑर्निथिन क्या हुआ कि आ गया कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और इस ऑर्निथिन के साथ कौन कंबाइन कर गया? कार्बामोइल फॉस्फेट कंबाइन कर गया और फॉस्फेट रिलीज कर दिया। तो कार्बामोइल जब ऑर्निथिन के साथ कंबाइन किया तो बन गया सिट्रुलिन, और दिस सिट्रुलिन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल। ये यूरिया साइकिल है, इसका नाम यूरिया साइकिल इसलिए पड़ा है क्योंकि बाय प्रोडक्ट यूरिया है, क्लियर हो गया? इसलिए का नाम क्या पड़ा? यूरिया साइकिल। सिट्रुलिन साइकिल क्यों पड़ा? क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रुलिन है। ऑर्निथिन साइकिल क्यों पड़ा? तो लास्ट प्रोडक्ट ऑर्निथिन है। तो इसका मतलब इसके साइकिल के प्रोडक्ट के बेसिस पे इसका नाम पड़ रहा है, और साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा था हैंसलेट क्रैब साइकिल, क्रैब हैंसलेट साइकिल। ये क्लियर हो गया? तो यहां पे क्लियर हो गया कि ये ऑर्निथिन कार्बामोइल के साथ रिएक्ट किया, फॉस्फेट छोड़ दिया, तो बन गया सिट्रुलिन। ये हो गया, दिस वन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल। अब ये सिट्रुलिन आ गया कहां पे? तो साइटोप्लाज्म में। अब इस सिट्रुलिन के साथ क्या हुआ? तो एस्पार्टेट एड हो गया, किसके प्रेजेंस में? तो एटीपी के प्रेजेंस में, एटीपी ताकि एनर्जी दे सके। इसका मतलब यहाँ पे एटीपी एनर्जी दिया, तो सिट्रुलिन एस्पार्टेट से जुड़ करके बन गया आर्जिनोसक्सिनेट, क्लियर हो गया? तो यहां भी हम लोग एंजाइम का नाम प्रोडक्ट के बेसिस पे रखे थे, तो पहले प्रोडक्ट का नाम लिख के सिंथेस कर दिए थे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? यहां पे मेरा प्रोडक्ट हो गया आर्जिनोसक्सिनेट, क्योंकि सिट्रुलिन से ये बना है आर्जिनोसक्सिनेट। तो यहां एंजाइम का नाम यदि मेरे को कोई लिखने बोले तो आर्जिनोसक्सिनेट अब सिंथेटेज कर देंगे। क्या कर देंगे? सिंथेटेज। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे थोड़ा सा लिखते लिखते ज्यादा हो जा रहा है, यहां पे एंजाइम का नाम लिखेंगे तो इसका नाम पहले लिख देंगे, तो ये नाम हो गया आर्जिनो सक्सिनेट। अब कर देंगे सिंथेटेज, सिंथेटेज, क्लियर हो गया? तो इसका मतलब यहां भी प्रोडक्ट के बेसिस पे नाम लिखे हैं और यहां भी प्रोडक्ट के बेसिस पे नाम रखे, तो इसको क्लियर रखिएगा, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। अलग से याद करने की जरूरत नहीं, आप प्रोडक्ट याद कर लीजिए उसी से हो जाएगा। अब ये आर्जिनोसक्सिनेट जो है, इसको अब कन्वर्ट करना हमको किसमें? आर्जिनिन में। लिखा हुआ है आर, यहां से मिटा दीजिए तो लगेगा आर्जिनिन, ओ को हटा दीजिए लगे आर्जिनिन लिखा हुआ, आपको खुद पता चल जाएगा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आर्जिनिन। तो ये आर्जिनिन हो गया, ओ को मिटा दीजिए या ओ को ई कर दीजिए तो आर्जिनिन हो जाएगा, तो आर्जिनिन। तो यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो फ्यूमरिक एसिड रिलीज करके कन्वर्ट कर गया किसमें? आर्जिनिन में। अब यहाँ पे क्या होगा? ये आर्जिनिन बना है, तो ये भी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बेसिस पे अब नाम हो जाएगा आर्जिनिन सिंथेटेज। कोई डाउट किसी को सर? तो आर्जिनिन का फॉर्मेशन वैसे आर्जिनिन सिंथेटेज। तो अभी तक आप जो भी 3 एंजाइम लिखे हो, ये एक एंजाइम हो गया, ये एक एंजाइम यहाँ पे हो गया और एक एंजाइम यहाँ पे हो गया, तीनों एंजाइम प्रोडक्ट के बेसिस पे, कोई डाउट नहीं है। तो आप प्रोडक्ट के बेसिस पे, अब यहाँ पे सबस्ट्रेट के बेसिस पे होगा। अब आर्जिनिन है, इसको तोड़ना है, किसके प्रेजेंस? वाटर के प्रेजेंस, इसलिए एंजाइम का नाम होगा आर्जिनेज। अब ये सबस्ट्रेट के बेसिस पे हो गया कि सबस्ट्रेट आर्जिनिन था, उसको तोड़ना तो आर्जिनेज, ये वाटर के प्रेजेंस में तोड़ा तो यूरिया बाय प्रोडक्ट हो गया, और जो लास्ट प्रोडक्ट था ऑर्निथिन वो बन गया आपका, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि होनी चाहिए।
क्वेश्चन क्या पूछे, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, सिट्रुलिन, लास्ट प्रोडक्ट क्या है, ऑर्निथिन, स्टार्टर कौन है, कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट किससे बनता है, CO2 और अमोनिया से। बोलता है यूरिया बनाना जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इंडोथर्मिक, क्योंकि दो जगह एटीपी यूज हो रहा है, एक यहाँ पे CO2 और अमोनिया को कार्बामोइल फॉस्फेट में बदलने के लिए, और एटीपी एक जगह और यूज हो रहा है सिट्रुलिन को आर्जिनो सक्सिनेट में तब्दील करने के लिए। क्लियर हो गया। न्यू नाम में देखिए क्या क्या आ रहा है, कार्बामोइल फॉस्फेट हो गया, ऑर्निथिन हो गया, सिट्रुलिन हो गया, आर्जिनो सक्सिनेट हो गया, फिर यहां से बन जाएगा आर्जिनिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, फिर ये आर्जिनिन जो हो जाएगा ये आपका बन जाएगा ऑर्निथिन हो जाएगा यहाँ पे, ये नेक्स्ट हो जाएगा ऑर्निथिन, ऑर्निथिन यहाँ पे हो गया। ये जो ऑर्निथिन आपका हो गया तो यहीं पे बीच में से यूरिया निकल जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, फिर यही यहां से चला जाएगा यहीं पे, कहां पे, सिट्रुलिन के पास। हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि आप एक सीक्वेंस केवल याद रखते तो हो जाता है। जैसे कार्बामोइल फॉस्फेट हो गया, तो कार्बामोइल फॉस्फेट किस से, तो CO2 प्लस अमोनिया से, ये हो गया कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट फिर कन्वर्ट किस में है, कार्बामोइल फॉस्फेट एड किस में हो गया, तो कार्बामोइल फॉस्फेट ऑर्निथिन में एड हुआ, किसमें एड हुआ, तो कार्बामोइल फॉस्फेट प्लस ऑर्निथिन मिला, तो ऑर्निथिन मिला तो क्या बन गया, सिट्रुलिन, और सिट्रुलिन आगे चल के क्या बन गया, तो आर्जिनो सक्सिनेट, आर्जिनो सक्सिनेट क्या बन गया, आर्जिनिन, और आर्जिनिन से फिर क्या बन गया, ऑर्निथिन। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, कार्बामोइल फॉस्फेट, और फिर यही ऑर्निथिन, ये जो ऑर्निथिन है ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको दिख जाना चाहिए, दिख रहा है, दिख गया, ये देखिए ऑर्निथिन फिर यहीं पहुंच गया, ये साइकिल हो गया, और इसमें इनपुट कर दिया यहाँ पे कार्बामोइल फॉस्फेट के, यहाँ ऑर्निथिन में इनपुट किए तो ऑर्निथिन कन्वर्ट कर गया सिट्रुलिन में, सिट्रुलिन चला गया आर्जिनो सक्सिनेट में, आर्जिनो सक्सिनेट चल गया आर्जिनिन, और आर्जिनिन फिर आ गया कहां पे, ऑर्निथिन, यानी जहां था वहीं पहुंच गया, और बीच में क्या निकल गया, यूरिया निकल गया। एक बार लास्ट ब्रश अप कर दे रहे हैं, उसके बाद हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये हमारा लीवर का सेल है, ये मेरा उस लीवर के सेल का अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो जेली लाइक सब्सटेंस उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्लियर हो गया, एकदम धीरे धीरे प्रोसेसिंग कर रहे हैं इसको। मैट्रिक्स के अंदर CO2 और अमोनिया एटीपी के प्रेजेंस में कंबाइन करके बनाता है कार्बामोइल फॉस्फेट, कार्बामोइल फॉस्फेट। तो कार्बामोइल फॉस्फेट में जो ये जो फॉस्फेट है वो एटीपी से आया हुआ है। अब यहाँ पे CO2 और अमोनिया एटीपी के प्रेजेंस में कंबाइन करके कार्बामोइल फॉस्फेट बना दिया, तो ये कार्बामोइल फॉस्फेट बनाने के लिए हमको इंजाइम चाहिए, तो इसी के नाम से इंजाइम हो गया। तो क्या, तो नाम लिख दिया कार्बामोइल फॉस्फेट, और बना है इसलिए कर दिया सिंथेज 1, फर्स्ट बार बना था इसी को 1 सोच के ऐसे कर सकते हैं 1, इसके रीजन अलग है लेकिन याद करने का, ये बना है तो 1 ये हो गया। अब ये कार्बामोइल फॉस्फेट गया क्या कि साइटोप्लाज्म में जो ऑर्निथिन था वो आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो ऑर्निथिन जब मैट्रिक्स में आया तो उसी ऑर्निथिन के साथ में कार्बामोइल रिएक्ट कर गया और फॉस्फेट बाहर निकल गया, ऑर्निथिन के साथ में कार्बामोइल रिएक्ट कर गया और फॉस्फेट देखिए बाहर निकल गया, तो ये ऑर्निथिन कन्वर्ट कर गया सिट्रुलिन में। और ये इस साइकिल का, ये जो साइकिल अब आपको अभी तक ने आपने पढ़ रखा है, इस साइकिल का ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया सिट्रुलिन। ये एमिनो एसिड है लेकिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए ये नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है। ये भी एमिनो एसिड है लेकिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए ये नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है। अब सिट्रुलिन क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से बाहर निकला, पहुंच गया साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में जब सिट्रुलिन पहुंचा तो उस जगह पे एक एमिनो एसिड, एस्पार्टेट भी एसिडिक एमिनो एसिड है, एस्पार्टेट भी एमिनो एसिड है, तो एस्पार्टेट एमिनो एसिड को आपने ऐड कर दिया किसमें, सिट्रुलिन में। और एनर्जी के लिए क्या यूज कर लिया, एटीपी, एटीपी लेके यहाँ पे टूटा एएमपी प्लस पायरोफॉस्फेट में पीपीआई में, और उसके बाद ये सिट्रुलिन कन्वर्ट कर गया आर्जिनो सक्सिनेट में। तो अब एंजाइम का नाम फिर प्रोडक्ट के बेसिस पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आर्जिनो सक्सिनेट का लिख दिया, आर्जिनो सक्सिनेट। आप केवल ये साइकिल याद कर लोगे तो एंजाइम खुद याद हो जाएगा। तो आर्जिनो सक्सिनेट में कर दिया, और चूंकि इसका फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए सिंथेटेज कर दिया, सिंथेटेज कर दिया, आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। अब यहाँ पे बन गया मेरा आर्जिनो सक्सिनेट। अब इस आर्जिनो सक्सिनेट को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक दो चीज में करेंगे, एक हो जाएगा साइकिल का प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट होगा आर्जिनिन, और दूसरा हो जाएगा फ्यूमरिक एसिड। ये हो गया। इसको ब्रेक करने के लिए फिर हमको एंजाइम चाहिए, और फिर एंजाइम प्रोडक्ट के बेसिस पे होगा। और फिर ये आर्जिनिन है, तो ये आर्जिनिन चूंकि प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए यहाँ पे लिख दिया आर्जिनिन, बन रहा था तो सिंथेटेज।
कोई डाउट नहीं है। अब मेरा यहाँ पे आर्जिनिन बन गया। अब इस आर्जिनिन को मेरे को तोड़ना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एंजाइम का नेचर चेंज हो गया। अभी तक यहाँ तक जो भी एंजाइम लिखे सब प्रोडक्ट के बेसिस पे, सब किसके बेसिस पे, एरो के इधर, एरो जिधर रहेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा, एरो के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट हो जाएगा, एंजाइम का सबस्ट्रेट। तो अभी तक जो भी एंजाइम लिखा, चाहे वो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज है वो भी प्रोडक्ट के बेसिस पे, चाहे वो आर्जिनो सक्सिनेज सिंथेटेज है वो भी प्रोडक्ट के बेसिस पे, चाहे वो आर्जिनिन सिंथेटेज है वो भी प्रोडक्ट के बेसिस पे। अब जो एंजाइम ये आर्जिनेज लिखा गया ये सबस्ट्रेट के बेसिस पे। आर्जिनेज क्या किया, हाइड्रोलिसिस ऑफ आर्जिनिन कर दिया। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में तोड़ना। तो वाटर के प्रेजेंस में जब आर्जिनिन को तोड़ा गया, वाटर को ऐड करके, तो एक प्रोडक्ट बना यूरिया, जो कि बाई प्रोडक्ट है, जो कि आपका कहलाता है बाई प्रोडक्ट। और दूसरा मेन साइकिल का प्रोडक्ट बन गया ऑर्निथिन, जो कि लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल हो गया। कोई डाउट नहीं है, ये लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल। फिर लीवर में CO2 और अमोनिया आएगा, तो फिर यहाँ पे कार्बामाइल फॉस्फेट बनेगा, फिर इधर से ऑर्निथिन आएगा, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसमें ऑर्निथिन कंज्यूम्ड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ऑर्निथिन से शुरू होकर ऑर्निथिन में ही पहुंच जाएगा। इनमें 3 ATP और 5 एंजाइम का यूज होगा। 3 ATP यूरिया साइकिल में, यूरिया साइकिल में 3 ATP और 5 एंजाइम का यूज होगा, एंजाइम का यूज होगा, जिसमें से 4 एंजाइम आपको मिल गया, एक एंजाइम आपका छूट गया। जो एंजाइम आपका क्या था, तो यहाँ पे ऑर्निथिन से, इस जगह का एंजाइम आपका नहीं लिखा हुआ है, ऑर्निथिन से बन रहा था सिट्रुलिन। तो ऑर्निथिन कोई भी सबस्ट्रेट यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो एंजाइम चाहिए था, तो बाकी जगह तो आपने एंजाइम लिख लिया था, केवल इस जगह का एंजाइम क्या हो गया, छूट गया। अब इसका भी जो नाम होगा ये भी अब किसके बेसिस पे, तो रिएक्टेंट के बेसिस पे होगा। दिस वन इज रिएक्टेंट, तो इसके एंजाइम का नाम में रिएक्टेंट ले लीजिए, तो इसका नाम हो गया ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोलेज, ट्रांस कार्बामोलेज, एज लग गया तो एंजाइम हो गया। अब ऑर्निथिन कार्बामोलेज, ये ट्रांस, ट्रांस का मतलब एक जगह से दूसरे जगह, तो ये ऑर्निथिन कब सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर रहा था, तो यहां पे क्या लग रहा था, कार्बामोइल फॉस्फेट, कार्बामोइल फॉस्फेट। इस कार्बामोइल फॉस्फेट यहां पे लग रहा था, और इस कार्बामोइल फॉस्फेट से फॉस्फेट बाहर निकल जा रहा था, और कार्बामोइल यहां जाके जुड़ रहा था, किसके साथ में, ऑर्निथिन के साथ में। तब ये कन्वर्ट किस में कर रहा था, सिट्रुलिन में। क्लियर हो गया। तो इसलिए करके एंजाइम का नाम यहाँ पे सबस्ट्रेट के बेसिस पे किया, तो लिख दिया ऑर्निथिन प्लस जिसको जोड़ना है, तो यहाँ पे कर दिया कार्बामोल, कार्बामोल लिखते, मोइल लिखते, तो यहाँ पे एंजाइम करने के लिए एज कर दिया। और ये एंजाइम क्या कर रहा है, इसका नाम है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोलेज। तो क्या कर रहा है कि ये एंजाइम कार्बामोइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा किस पे, ऑर्निथिन। नाम देखिए, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोलेज। ट्रांस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये एंजाइम क्या कर रहा है, कार्बामोइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दे रहा है किसके ऊपर, ऑर्निथिन के ऊपर। तो फॉस्फेट बच गया यहीं पे, तो कार्बामोइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया ऑर्निथिन के ऊपर, तो क्या बन गया, सिट्रुलिन बन गया। ये आपका लास्ट प्रोडक्ट था, यहाँ पे फिर लिख दे रहा था कि क्वेश्चन में दिक्कत नहीं। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल, सिट्रुलिन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिया साइकिल। क्लियर हो गया। अब इस एंजाइम को यदि मिला दीजिए तो टोटल 5 एंजाइम हो जाएगा और 3 ATP का यूज हुआ। यूरिया बनाना एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जेटिक मतलब एनर्जी लगेगा उसमें। क्लियर हो गया। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन वहां पे है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। एक एंजाइम ये छूट रहा था जो कि आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ऑर्निथिन को आप कन्वर्ट करोगे सिट्रुलिन में, तो स्टार्टर क्या चाहिए, कार्बामोइल फॉस्फेट। और ये कार्बामोइल फॉस्फेट बना किससे था, तो CO2 और अमोनिया से। ये कार्बामोइल फॉस्फेट से कार्बामोइल ग्रुप को ट्रांसफर कौन एंजाइम किया, तो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोलेज एंजाइम। इसको आपको यदि दिक्कत होगा तो 2-3 बार आप देखिएगा तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं है।